देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे सब्सिडियरी बुक्स का पूरा, ठीक है। पेटी कैश बुक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे वहाँ पर, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वाइटल चैप्टर है यहाँ पर। सीए फाउंडेशन में देखो कम मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स आ जाता है इस चैप्टर से, मिनिमम 18, ठीक है। 18 से लेके 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है, तो समझ ही रहे हो कि अगर 100 मार्क्स में यहाँ से 18 से 20 मार्क्स आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो तुम लोग का फाइनल अकाउंट्स जो है वो दो पार्ट में है। एक है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दिख रहा होगा तुम लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे, देखो एक मिनट, इसको ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ठीक है। और एक होता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होता है। एंटिटीज का मतलब तो तुम लोग को पता होगा, क्योंकि एंटिटीज मतलब क्या, बोलो, ये तो तुम लोग जब बेसिक ऑफ अकाउंट्स करते हो, आई होप तभी तुम लोगों ने ये वाला वर्ड सुना होगा। एंटिटीज, बोलो एंटिटीज का मतलब क्या होता है, बोलो। ये एंटिटीज वर्ड ट्रांजैक्शन ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही करते हैं ना। एंटिटीज का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई बिजनेस, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बनाएंगे, क्या फाइनल मतलब जो ओवरऑल होगा, फाइनल अकाउंट्स बताएंगे, इसका मतलब भी क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब ही तो रिकॉर्डिंग होता है। फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे किस चीज का, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो रेडीमेड गुड्स किसी से खरीद के लेके आके कस्टमर को बेच देता है, मतलब होलसेलर से खरीद रहे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कस्टमर को बेच दे रहे हैं। ऐसे बिजनेस को बोला जाता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो खुद मैन्युफैक्चर करके नहीं बेचते। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मार्केट में फ्रूट खरीदने गए, तो जो लोग फ्रूट सेलर है, क्या वो फ्रूट खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा जरूरी है? मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रूट प्रोडक्शन करते हैं वो तो फार्मर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट कहाँ मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट में सेल जो लोग करते हैं वो तो नॉर्मल फ्रूट सेलर होता है। या फिर मान लो ग्रोसरी शॉप में गए और जो भी दाल चावल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ठीक है, कुछ सोप वगैरह ले रहे हो, कुछ सर्फ वगैरह जो भी ले रहे हो, क्या वो सब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, वो कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो उनसे लिया जा रहा है। जैसे दाल चावल ये सब जो है फार्मर्स लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर वो सेल होता है, फिर वहाँ होलसेल मार्केट से खरीद के लेके आके रिटेलर लोग डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को उनका फाइनल रिकॉर्डिंग करना है जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है। तो पहले हम लोग पूरा चैप्टर का मतलब नाम से ही समझ में आता है ना, तो पहले नाम समझ लिए कि क्या है। हम लोग आज फाइनल रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट नहीं बेचते, ठीक है, मतलब वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको जस्ट प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेच देंगे, ठीक है। तो समझ में आया नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज का मतलब, बोलो समझ में आ गया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, जो लोग खुद कुछ नहीं बनाते, रेडीमेड किसी से खरीद के कस्टमर को बेच देते हैं। बोलो समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस मैम। ओके देखो, बिजनेस एंटिटीज का हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने का मतलब होता है हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहले यहाँ पर देखो, जो भी मैंने कहा वही सब यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग एक बार रीड करके ऐसे देख सकते हो। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर द ट्रेडिंग एंटिटीज, ठीक है, मतलब जो गुड्स का बिजनेस करते हैं, विच आर एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। गुड्स को वो नहीं चेंज कर रहे, मैन्युफैक्चरर होगा तो गुड्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये लोग गुड्स को नहीं चेंज करते, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। ये लोग क्या करते हैं, किसी से खरीदते हैं, उसमें प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। इन अदर वर्ड्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज डू नॉट प्रोसेस द गुड्स, परचेस एंड सेल देम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो जो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म वाला गुड्स ही बेच देते हैं। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में खुद खरीदते हैं सेम उसी फॉर्म में उसे बेच देते हैं, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मतलब वो किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है।
तो प्रोसेस अगर नहीं करेंगे तभी वो नॉन मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे। किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बस उसमें अपना प्रॉफिट लगा के बेचना है, ठीक है। तो यही वाला चीज मैंने तुम लोग को बोला भी था, ठीक है। अच्छा अब देखो फाइनल अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट्स को हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है इनकम स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट्स बोलो इसे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। बात एक ही होता है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही हमारा फाइनल अकाउंट्स है। यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों ऐसा? क्यों फाइनली हम लोग अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटीज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरर हो, उसे ये तो पता करना पड़ेगा कि साल भर में उसने क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया। जैसे तुम लोग एक साल जब क्लास में पढ़ाई कर लेते हो, जैसे तुम लोग 1 से ही अपना पढ़ाई देख लो, उसके बाद तुम लोग का एक असेसमेंट होता है, जो 1 से 2 सेकेंड क्लास, जो क्लास 2 में जाओगे या क्लास 3 में जाओगे, या फिर तुम लोग 10, 11, 12 भी देख लो, तो एक असेसमेंट होता है लास्ट, ठीक है। जो तुम लोग का फाइनल एग्जाम होता है, वो एग्जाम देके सबको पता चलता है कि सबका पोजीशन क्या है, ठीक है, सबका क्या हालत है। उसी तरह से बिजनेस का क्या हालत है, बिजनेस में मैंने ओवरऑल पूरे साल भर में क्या किया, क्या मैंने प्रॉफिट कमाया या मेरा लॉस हो गया, या मेरे एसेट का पोजीशन क्या है, ये पता करने के लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स देखो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक से हमें प्रॉफिट का पता चलेगा, इनकम का पता चलेगा, ठीक है। इनकम का पता चलेगा। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जहां से हमें अपने इनकम का पता चलेगा। एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां से हमें क्या पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक है। जो होगा या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लेकिन कौन सा वाला पता चलेगा? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस, इसका मतलब भी समझाते हैं। और एक अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमें क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी होगा बिजनेस में, ठीक है। अच्छा अब ये जो दोनों अकाउंट है, ट्रेडिंग बोल लो या पीएल बोल लो, ये दोनों ही क्या अकाउंट है? ये दोनों ही है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स जो होता है यहाँ पर वही फॉलो होगा। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड all income and gains are credited, all expenses and losses are debited। उसी फॉर्मेट में ये वाला पैटर्न चलेगा। अब यहाँ भी प्रॉफिट लॉस, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस, डिफरेंस इतना है, इधर ग्रॉस लिखा हुआ है, इधर नेट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, मान लो मेरा मान लो अगर हमारा एक बुक शॉप है, ठीक है। अगर एक बुक शॉप है, मान लो हम 150 रुपए का एक बुक खरीद के लाए और उसे 200 रुपए में बेच दिए, ठीक है। 150 रुपए का बुक खरीदे, 200 रुपए में बेच दिए, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? बताओ। 150 में किसी से प्रॉफिट है 50 रुपीज का, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? ये जो प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेच के जो आ रहा है उससे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे बिजनेस में कुछ खर्चा हो सकता है। जैसे देखो ये प्रॉफिट हम कमा नहीं सकते जब तक हम 150 रुपए उसमें खर्चा नहीं करते। जब तक हम बुक खरीद के लेके नहीं आएंगे तब तक हम उसको बेच नहीं पाएंगे। यानी मुझे बेचने के लिए पहले 150 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है? इसको बोला जाता है कॉस्ट, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? सेलिंग प्राइस में जुड़ा हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है वो तो इसका डिफरेंस ही पता चल रहा है, 50 का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि बुक्स बेच के मेरा जो प्रॉफिट हुआ इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट। लेकिन अब ये तो हुआ मेरा मेन जो प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है, प्रोडक्ट के डिटेल के हिसाब से एक बुक में मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नाउ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है? अब बिजनेस को चलाने के लिए मेरा दूसरा खर्चा भी हो सकता है। जैसे मैंने किसी स्टाफ को रखा है सैलरी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है जो मेरा शॉप है वहां पर, ठीक है, या फिर वहां पर मेरा जो शॉप है वो रेंट का है तो वहां पर मुझे रेंट देना पड़ रहा है, तो ये सब खर्चा भी तो हो रहा है।
तो ये सब खर्चा पे करने के बाद मेरे पास जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बोलो वो सब खर्चा हम कहाँ से पे करेंगे? मतलब बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ बुक खरीदना काफी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर मंथ, ठीक है, मान लो रेंट आता है हर मंथ, इसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी जो भी मतलब बिल वगैरह बनाते हैं उसके लिए कुछ मतलब कागज जो भी लगता है जो भी, या फिर मान लो बुक्स जब हम लोग किसी को पार्सल करके भेजते हैं तो उसके लिए कैरी बैग ये जो भी लग रहा है तो वो भी तो बिजनेस का ही एक एक्सपेंसेस है। तो या फिर मैंने किसी स्टाफ को रखा है, किसी अकाउंटेंट को रखा है बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये सब खर्चा मुझे उनको देना पड़ रहा है। बोलो ये सब खर्चा कहाँ से दिया जाएगा? तुम लोग नॉर्मल बताओ इसमें। हाँ बोलो, बात कट गया और एक बार बोलो। ये वाला जो 50 रुपया है क्या इसी से हम लोग नहीं देंगे? ये बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाए क्या इसी से लोगों को जिनको रखेंगे उनको अगर सैलरी देना है सैलरी, रेंट देना है रेंट, क्या इसी से नहीं देंगे? सोचो, अगर तुम लोग का ये एक बुक शॉप है, तुम लोग बुक बेच के जो भी प्रॉफिट कमाते हो क्या पूरा प्रॉफिट लेके घर चले जाओगे? बिजनेस को मेंटेन करने का जो खर्चा है क्या वो नहीं देना पड़ेगा? बोलो। यस मैम, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अगर मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम प्रॉफिट दिखाया, तो यहाँ पर मान लो सैलरी का 10 रुपया खर्चा है और रेंट का मान लो 15 रुपए का खर्चा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 25 रुपया। तो तुम लोग कितना प्रॉफिट लेके घर जा पाओगे? 50 रुपए में 25 रुपया तो तुम्हें बाकी बच्चा 25, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको 12 कर देते तो ये हो गया 27, ठीक है। तो 27 रुपीज का खर्चा पे करने के बाद जो बचेगा दैट इज 23, तो ये 23 हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब लॉस कब होगा? बाई चांस मैंने 150 में बुक खरीदा लेकिन बेचना पड़ा 140 में, हो सकता है ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, देन इस केस में लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉस प्रॉफिट वो तो बिजनेस का क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का ये मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बेच के जो हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे। फिर उस प्रॉफिट या लॉस से, ठीक है, उस प्रॉफिट से, एक्चुअली लॉस से तो आप पे नहीं कर सकते, उस प्रॉफिट से बिजनेस को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है वो देने के बाद जो बचेगा, जो इसको लेके हम लोग घर जा सकते हैं, हम लोग अपना मतलब अपना प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इसीलिए बोला जाता है नेट प्रॉफिट। नेट मतलब क्या? सारा खर्चा पे कर दिया और कुछ नहीं करना है, जो बचा वो पूरा प्रोप्राइटर का है। प्रोप्राइटर मतलब क्या? जो बिजनेसमैन है, ठीक है, इससे नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट देखो, हम लोग पोजीशन पता करेंगे किसका? हमारे एसेट का और लाइबिलिटी का, ठीक है। और एसेट लाइबिलिटी को दिखाने के लिए क्या जरूरत होता है? बनाने का बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारे एसेट और लाइबिलिटी का पोजीशन हमें बताएगा। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें ये सारा चीज प्रिपेयर करना है, जिसमें ट्रेडिंग पीएल लिखा तो है अलग दो अकाउंट, बट बनेगा एक ही लेजर में, ठीक है, एक ही लेजर में बनेगा ऐसे करके। ट्रेडिंग हम दिखाएंगे अभी, नीचे है फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक ही लेजर में ये बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वही सब डिटेल्स बोल रहा है कि क्या क्या चीज से क्या हमें मिलेगा। ये देखो वो सब दिया हुआ था, जैसे इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिफरेंस दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज बनता है, एक ट्रेडिंग और पीएल, ये देखो ट्रेडिंग और पीएल। लेकिन पोजीशन जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने अभी देखा कि पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इसके अलावा भी और कुछ स्टेटमेंट बनता है, लेकिन जो इंटर और फाइनल के लिए लागू होता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जो कि तुम लोग को अभी नहीं करना है, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट ही लगता है। लेकिन अगर हमें इसका डिफरेंस पूछ ले कि इनकम स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट का डिफरेंस बताओ, तो सबसे पहले तुम लोग के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग एक पीएल। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, पीएल से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। पोजीशन स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन पता चलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पोजीशनल स्टेटमेंट होते हैं, लाइक कैश फ्लो, वैल्यू एडेड, ठीक है, जिसका अभी तुम लोग के फाउंडेशन लेवल पे कोई भी डिटेल्स नहीं है। ये इतना बता सकते हैं। यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पता चलता है इनकम स्टेटमेंट से, और पोजीशन स्टेटमेंट से एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन पता चलता है, ठीक है, ये एक डिफरेंस बताया है। और इनकम स्टेटमेंट जो है वो पूरे साल भर का हमें खर्चा बताता है और इनकम बताता है, जबकि पोजीशन स्टेटमेंट जो बनता है वो एसेट लायबिलिटी का पोजीशन बताता है, जिस दिन वो बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन का बताता है, पूरे साल भर का नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ उस दिन क्या हालत है एसेट और लायबिलिटी का वो बताता है, तो वो पर्टिकुलर एक डेट का बताता है। जबकि ये इनकम स्टेटमेंट से जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट का पता चलता है वो पूरे साल भर का खर्चा और इनकम हमें बताता है, ठीक है। तो ये
दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, अब देखो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस या फिर पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये तुम लोग को तो पता ही है। बोलो, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा ड्रॉ करता है तो क्या तुम लोग उसे एक्सपेंस दिखाते हो या ड्रॉइंग्स दिखाते हो? बोलो, क्या दिखाते हो? ड्राइंग्स दिखाते हैं। ड्राइंग्स दिखाते हो तो वही चीज हमें यहाँ पर, हाँ ड्राइंग्स दिखाते हैं, वही चीज हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। वही बोल रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। यहाँ इनकम बोला है, एक्सपेंस पे भी सेम चीज लागू हो सकता है। अगर मेरा कोई पर्सनल इनकम है और बिजनेस इनकम है, दोनों पे मुझे डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीज क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बोलो, तुम लोग को पता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बोलो, बेसिक की क्लास में क्या होगा? बोलो। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है मेरा बैलेंस शीट में और रेवेन्यू वाला मेरा पीएल में। हाँ, लेकिन है क्या? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब डे टू डे, कैपिटल मतलब डे टू डे का खर्चा नहीं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो हम लोगों ने फर्नीचर बनवाया है, बुक शॉप जो मैंने एग्जांपल दिया था, बुक्स को रखना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए फर्नीचर मतलब जो भी है फर्नीचर वगैरह बनवा रखा है, ठीक है, तो ताकि हम लोग जो रैक वगैरह होता है बुक्स का वो सब बनाया है ताकि बुक रख पाए। तो ये जो रैक्स वगैरह या फर्नीचर वगैरह बनवाया हम लोगों ने, या फिर मान लो हम लोगों ने बिल बनाने के लिए एक प्रिंटर मशीन खरीद रखा है, जेरॉक्स वेरॉक्स करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है, तो ये बोलो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? जो हम लोगों ने फर्निश्ड बना रखा है अपने शॉप को, या फिर हम लोगों ने जो भी बिलिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है, ठीक है, तो क्या ये कैपिटल खर्चा है? मतलब ये सब तो खरीदना पड़ा होगा ना, तो ये कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है? कैपिटल, ठीक है। और रेवेन्यू मतलब जैसे मान लो एक स्टाफ को रखे, उनको सैलरी देना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो मंथली आता है, शॉप जो है वो रेंटेड है, वो भी मंथली देना पड़ता है, तो ये सब कैसा खर्चा है? डे टू डे बेसिस का, मतलब डे टू डे तो रेंट नहीं दिया जाता है, मंथली सिस्टम में दिया जाता है, ठीक है, सैलरी मंथली सिस्टम में दिया जाता है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारा डे टू डे बेसिस पे खर्चा होता है, ठीक है। तो वो देखो, अब स्टाफ जो है वो तो डे टू डे सैलरी नहीं लेगा, वो मंथली लेगा, लेकिन उनका जो मतलब जो उनसे बेनिफिट जो मिलता है वो तो हमें 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है ना, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। तो डिस्टिंक्शन हमें इसमें आना चाहिए, ताकि हम लोग जब कोई फिक्स एसेट खरीदे तो उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करें, ठीक है। और मान लो अगर हम लोगों ने किसी को रेंट दिया, ये भी खर्चा है, फिक्स्ड एसेट खरीदना भी खर्चा है, तो देखो, लेकिन फिक्स्ड एसेट जो खरीद रहे हैं वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट होता है, जबकि रेंट अगर किसी को पे कर रहे हैं वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? पीएल में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पीएल में क्यों दिखाएंगे, ट्रेडिंग में क्यों नहीं दिखाएंगे, वो हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन पहले हमें इतना आइडेंटिफाई करने आना चाहिए क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सीधा सा बात है, जितने सारे चीजों को हम लोग एसेट बोलेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो एसेट नहीं है जो कि डे टू डे का खर्चा है उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। और कैपिटल नेचर का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, मेटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। यहाँ पर मेटेरियल का मतलब कच्चा सामान नहीं होता है, यहाँ पर मेटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। अगर कुछ इंपॉर्टेंस मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है, तो उसको डिस्क्लोज करने का मतलब है उसे हमें बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो जैसे यहाँ पर व्हेन द लेबर चार्जेस हैव इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ बोनस हैविंग बीन पेड टू वर्कमैन। जो काम कर रहे वर्कमैन, उनका वेजेस जो है वो अचानक से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली जो देते हैं उससे ज्यादा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोनस दिया है। तो ये जो फैक्ट है ये हमें बताना पड़ेगा कि क्यों ज्यादा दिख रहा है। द अमाउंट ऑफ बोनस पेड शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो कितना बोनस दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से लेबर का जो चार्जेस है वो ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग बोनस दिए, तो कितना बोनस दिए वो हमें वहां पर डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है कि मेटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए। रिकॉर्ड ओनली करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तुम लोग जब मतलब मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट पढ़े होंगे, कैश बेसिस कंसेप्ट तब देखा होगा जरूर, ठीक है। एक्रूअल बेसिस, ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम लोग करेंट पीरियड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे
ये 2021 है, ठीक है। अगर मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, ठीक है, और खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को, और ये स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2021 को, तो इस पीरियड के अंदर जितना ट्रांजैक्शन है उसी को हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हम लोग 2019 का भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और 2022 का भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो उसे हमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन है वो हमें क्या करना है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करेंट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। और एक्रूअल बेसिस में मैंने क्यों कहा, एक्रूअल बेसिस यहाँ पर दिया नहीं था, हम एक बार बता देते हैं। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जैसे देखो मान लो हम अपने स्टाफ को 10,000 रुपए का सैलरी देते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए का सैलरी देते हैं, तो 12 महीना वो काम करेगा, क्योंकि पूरे एक साल का, देखो फाइनल अकाउंट्स हमेशा एक साल का बनेगा, ठीक है, एक साल का मतलब 12 मंथ्स का। अब देखो 12 मंथ्स का हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ईयर के लिए बनाया जाता है। जैसे तुम लोग का भी कोई किसी भी चीज का, जैसे 10, 9, 10, 11, 12 ये सब एक साल का पढ़ाई होता है, ठीक है, उसी तरह से अकाउंट्स भी जो है वो एक साल का बनेगा। तो नॉर्मली जो हमारा मतलब सिस्टम है तो वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसी पे ही बनाना पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स जो है इसी को फॉलो करता है, तो इसीलिए हमें यही बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर जैन टू दिसंबर बोले तो हम लोग वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रूल्स जो है वो इसी पे बेस्ड होता है। अब मान लो किसी का नया बिजनेस है, उसने अप्रैल के जगह बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है मान लो 1 जून में, हो सकता है, या फिर मान लो 15 जून में, हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मान लो उसने 15 जून में स्टार्ट किया है, तब उसका तो 30 या फिर 1 जून कर देते कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अप्रैल टू मार्च ये तो 12 मंथ्स होता ही है, ठीक है, लेकिन कोई अगर अपना बिजनेस फर्स्ट टाइम कर रहा है और वो जून में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जून से लेके मार्च तक उसका 12 महीना तो होगा नहीं, कितना होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, 10 मंथ्स होगा। तो उस साल के लिए उसका जो अकाउंट्स बनेगा वो 10 मंथ्स का बनेगा, ठीक है। मतलब मेरा एक ईयर एंडिंग फिक्स्ड होना चाहिए जो कि 31 मार्च होता है सभी का, ठीक है। लेकिन तुम लोग को यहाँ पर सम्स करते हुए 31 दिसंबर भी मिलेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग 31 मतलब जब मिलेगा जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही करेंगे, लेकिन हम रूल्स बता रहे। रूल्स क्या है, हमारे देश में जो सिस्टम है उसमें 31 मार्च को ही माना जाता है। जो भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो अप्रैल टू मार्च ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ भी टाइम दे हम लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन नॉर्मल रूल्स ये होता है। तो देखो अगर किसी का 1 जून सपोज उसने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो 1 जून स्टार्ट किया है तो उसका 10 मंथ्स होगा, तो पहला जो उसका ट्रांजैक्शन होगा वो 10 मंथ्स का वो दिखाएगा। उसके बाद से उसका 12 महीना हो जाएगा, जैसे 1 अप्रैल उसके बाद से लेके 31 मार्च, इसी पैटर्न में चलता जाएगा, ठीक है। अब ये इसी चीज को बोलते हैं पीरियड। पीरियड जो है उसका मतलब ये होता है करेंट पीरियड, मतलब जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब रहा एक्रूअल बेसिस का बात जो हम बताना चाह रहे थे, जैसे मान लो अगर हम अपने स्टाफ को 10,000 का सैलरी देते हैं तो पूरे साल भर का उसका सैलरी हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। लेकिन मैंने उसे अभी तक 1,10,000 ही दिया है, ठीक है, अभी तक 10,000 नहीं दिया है। मान लो ईयर एंड होने आ गया, मेरा ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च और मैंने फेब तक का सैलरी उसको दिया है, लेकिन 31 मार्च आ गया, मैंने अभी तक उसको सैलरी नहीं दिया, लेकिन उसको मुझे देना पड़ेगा 1,20,000, ठीक है। अब ये है 2021 का ही मान लो, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022, ये तभी तो एक साल होगा ना। अब इनका सैलरी क्या हो रहा है 1,20,000, लेकिन मैंने पे कितना किया है, मैंने पे कर दिया है 1,10,000। तो पेबल कितना है, पेबल मतलब जो पे करना बाकी है, पेबल कितना है बताओ। अगर उनका सैलरी 10,000 10,000, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोल रहा है, मेरा क्या इस पीरियड का खर्चा है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कौन से पीरियड का, 21 से लेके 22 का ही हम बता रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो अगर 21, 22 का खर्चा और हम फाइनल अकाउंट्स 21, 22 का ही बना रहे हैं, तो सिस्टम ये बोल रहा है, एक्रूअल सिस्टम ये बोल रहा है कि मेरा खर्चा पेड हो या पेबल हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस साल का है, इस पीरियड का है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। मतलब हम 1,10,000 नहीं दिखाएंगे, मुझे कितना दिखाना पड़ेगा 1,20,000, ठीक है। मुझे कितना दिखाना पड़ेगा सैलरी 1,20,000, जिसमें 1,10,000 हम पेड दिखाएंगे और बाकी 10,000 हम पेबल दिखाएंगे। मतलब मैंने देना था लेकिन मैंने नहीं दिया, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे,
आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब बाकी है, नहीं दिया। तो हाँ ऑब्वियसली ये डिस्क्लोज करना है कि मैंने कितना दिया और कितना देना बाकी है, लेकिन मुझे खर्चा पूरा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्रूअल कंसेप्ट। चाहे मेरा पैसा पेबल हो या पेड हो, और सिमिलर चीज इनकम के लिए भी होगा, चाहे मेरा इनकम रिसीवेबल हो या रिसीव्ड हो, मतलब मुझे पेमेंट मिल गया हो या मिलने वाला हो, अगर मेरा उस अकाउंटिंग ईयर को रिलेट करता है तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मैंने बताया, करेंट पीरियड मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या दिया, ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। मतलब क्लोज ऑफ अकाउंट जैसे मैंने अभी बोला 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 मेरा अकाउंटिंग पीरियड है सपोज, ठीक है। लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोज होने के पहले तक का जो ट्रांजैक्शन है वही दिखाएंगे, उसके बाद का नहीं। इसका एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, फिर यहाँ पर पढ़ के बताएंगे। इस एग्जाम्पल में ये बोल रखा है कि एक कस्टमर है जो गुड्स को इंस्पेक्ट करने के बाद ही खरीदेगा, ठीक है, मतलब खुद आएगा, चेक करेगा, अगर उसे ठीक लगेगा तभी वो खरीदेगा, ठीक है। देखो, when a sale of goods is to take place only after the goods have been inspected by the purchaser and the inspection had not been made before the close of the year, ठीक है। तो खरीदेगा ये बोल दिया है, लेकिन ये बोला है कि जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं खरीदेंगे, इंस्पेक्शन करने के बाद अगर मुझे पसंद आएगा हम खरीद लेंगे। लेकिन वो बात जो है वो इसी पीरियड में हुआ है, लेकिन अभी तक वो इंस्पेक्शन करने नहीं आया है, लेकिन मेरा ईयर एंड हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है वो आके इंस्पेक्ट करेगा क्योंकि उससे मेरा बात हो गया, तो हो सकता है कि वो मेरे से प्रोडक्ट खरीद ले। लेकिन हो सकता है इस बेसिस पे हम इसको सेल रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि मेरा इंस्पेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक परचेजर इसे खरीदेगा नहीं, ठीक है। इट वुड बी इनकरेक्ट टू ट्रीट द गुड्स एज सेल इन द अकाउंट ऑफ द ईयर। तो इस साल हमारे साथ उनका बात हुआ है, उस कस्टमर का बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम आके इंस्पेक्ट करेंगे और हम खरीद लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इंस्पेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो गुड्स नहीं खरीदा जाएगा। तो बात भले ही यहाँ पर हो रखे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग उस प्रोडक्ट को सेल बोल के नहीं मान सकते। तो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया है और कस्टमर ने अभी तक इंस्पेक्शन करने कस्टमर नहीं पहुंचा है, तो उसको हम लोग सेल नहीं मान सकते, चाहे बात हमारा इसी अकाउंटिंग पीरियड में हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंटर रिलेशनशिप बता रहा है दो स्टेटमेंट का, जैसे मैंने अभी तुम लोग को वो आउटस्टैंडिंग वाला बताया। देखो ये वाला चीज हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, देखो, सैलरीज पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात देखो, सैलरी जो है वो एक खर्चा है, सैलरी पेमेंट का एंट्री बताओ मुझे, हम फिर समझाते क्यों पीएल में जाएगा। सैलरी पेमेंट का एंट्री बताओ, अगर हम लोग किसी को सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जितना भी होगा उतना हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है 25,000 पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पर 25,000 लिख देते हैं। और हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना भी लेजर ओपन किए ना सबको एक्चुअली एक जगह पे दिखाना चाहते हैं। तो जब हम लोग ऐसा जर्नल एंट्री किए होंगे तब हमारे इस एंट्री से कितना सारा अकाउंट बना होगा, लेजर बना होगा, बोलो इस एंट्री से कितना लेजर बना होगा। एक सैलरी का अकाउंट, एक सैलरी और एक कैश, एक सैलरी और एक कैश, ठीक है। अच्छा, अब ये अकाउंट क्लोज होके फिर ट्रायल बैलेंस में गया होगा, ये जब क्लोज हो गया होगा फिर ट्रायल बैलेंस में गया होगा। जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना, हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, उससे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, अब हम लोग इस खर्चे को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने का मतलब है सैलरी जो ओपन है उसे हम लोग सैलरी को क्लोज करेंगे, तो सैलरी को टू सैलरी करेंगे। अब क्लोज कहां पर करेंगे, क्लोज करने के लिए फाइनल अकाउंट्स हमें 3 जगह देता है, एक बैलेंस शीट देता है, एक ट्रेडिंग देता है, एक पीएल देता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, डायरेक्ट इनकम आता है। और पीएल में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जो मुझे बिजनेस को रन करवाने के लिए करना ही पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो, जैसे देखो मैंने बोला कि मेरा बुक का शॉप है, तो अगर हम बुक खरीद के नहीं लाएंगे, बुक अगर हम खुद परचेस करके नहीं लाएंगे तो नहीं बेच पाएंगे। इसका मतलब ट्रेडिंग में मेरा कौन सा डिटेल्स रहेगा, जो चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको खरीद के लेके आने का खर्चा।
यानी अप टू गोडाउन तक या फिर गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का जितना खर्चा है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस आएगा? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बेचना चाहते हैं उसको खरीदने का खर्चा, और उसको खरीद के लेके आने के लिए अगर कोई खर्चा हो रहा है, जैसे मान लो बहुत सारा बुक्स था, हम लोग ऐसे ही नहीं ला सकते, तो किसी लेबर से उसको लोड करवाया। ठीक है, पहले मान लो किसी लेबर से उसको एक गाड़ी में लोड करवा लिया। ठीक है, कैरेज तो इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या है? वो गाड़ी वाला एक खर्चा ले लिया, जो लेबर बुक्स को लोड किया वो लेबर चार्जेस लेगा, उसको बोला जाता है वेजेस। ठीक है, ये सब अगर नहीं करेंगे तो बुक्स हम बेच ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे तो मेरे शॉप तक लाना पड़ेगा या मेरे गोडाउन तक, जो भी बोलो। तो अगर मेरे लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, सीधा सा बात है, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, जो तुम लोग ऑलरेडी कंसाइनमेंट में भी मैंने बहुत बार बताया, सेम चीज है। तो अब गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होता है लोकेशन तक लाने के लिए, उसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो गुड्स बेचने के लिए नेसेसरी नहीं है। जैसे मान लो अगर हम एक स्टाफ नहीं रखेंगे, उनको सैलरी नहीं देंगे, तो क्या हम बुक नहीं बेच सकते? बोलो, क्या हम अगर स्टाफ नहीं रखेंगे क्या मेरा बुक नहीं बिकेगा? सोच के देखो, बोलो, क्या स्टाफ रखना जरूरी है? ऐसा बात है? नो मैम, नहीं। क्या मतलब मेरा बुक्स को बेचने के लिए मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी है ही है? मतलब ऐसा बात है क्या कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बेच सकते? वो तो अलग बात है, इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट पे एक नेसेसरी चीज है, लेकिन बुक्स ही नहीं होगा तो बेचेंगे क्या? ये सब तो बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है। गुड्स को अपने लोकेशन तक लाने का जो खर्चा है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो क्या मेरा बुक्स गोडाउन तक नहीं पहुंचेगा? सोच के देखो, क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ पहुंच मेरे जाएगा। बुक्स पहुंच जाएगा? उसके साथ तो कोई लिंक नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे एक गाड़ी नहीं मिलेगा, मुझे एक लेबर नहीं मिलेगा लोड अनलोड करवाने का, तो ऑब्वियसली बुक्स मेरे घर तक, मतलब मेरे शॉप तक नहीं पहुंच सकता है, उसमें मुझे प्रॉब्लम होगा। तो ये सब खर्चा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गुड्स को अपने गोडाउन तक पहुंचाने का या शॉप तक पहुंचाने का या सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा। इसके अलावा जितना भी खर्चा है बिजनेस को मेंटेन करने का, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको शॉर्ट में पीएल बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखो, अब सैलरी टू कैश, ये हम लोगों ने जब सैलरी पे किया तब लिखा। अब सैलरी के खर्चे को क्लोज करेंगे। अब सैलरी को क्लोज करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट दिया गया है? क्योंकि सैलरी मेरा क्या खर्चा है? बोलो, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? क्या लगता है, क्या सैलरी पे नहीं करेंगे कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट? तो यहाँ पर पीएल लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? अभी मैंने बोला ये नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ये एक्सपेंस है सैलरी का खर्चा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो बेसिकली बना क्या, तुम लोग देख सकते हो, सैलरी और सैलरी कैंसिल हो गया, बचा क्या? पीएल टू कैश। ठीक है, मतलब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। अब इनफ्लो जो है वो तो इनकम के थ्रू होगा, आउटफ्लो जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के थ्रू से होगा। तो ये देखो, पीएल डेबिट टू कैश। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये वाला एंट्री लिखेंगे, पीएल टू सैलरी। ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सैलरी कैश का जर्नल एंट्री किया, लेजर किया, तभी तो ट्रायल बैलेंस बना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे, पीएल टू सैलरी। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस ये बोल रहा है हम लोगों ने कितना पे किया वो नेसेसरी नहीं है, हम लोग का टोटल पीरियड का खर्चा क्या है वो नेसेसरी है। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि आउटस्टैंडिंग है 1500। इसका मतलब मेरा सैलरी था 26,500, लेकिन मैंने 25,000 दिया, 1500 नहीं दिया। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग होने से उसे क्या बोलते हैं? अगर मुझे किसी को पैसा देना है, टाइम भी चला गया, मैंने नहीं दिया, क्या वो लाइबिलिटी नहीं है? सोचो एक बार, तुम लोग वैसे भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट यस पढ़े मैम। होगे, है ना? वो लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। जब तुम लोग पीएल बनाओगे, ये तुम लोग का डेबिट साइड होगा, ये तुम लोग का क्रेडिट साइड होगा। सेम फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जब बैलेंस शीट करोगे, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। क्यों? एसेट्स जो है वो डेबिट कहलाता है, जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट कहलाता है। अगर हम लोगों का किसी का खर्चा देने का टाइम आ गया लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, खर्चा टाइम पे होने से खर्चा टाइम निकल गया, पे नहीं हुआ, तो वो लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है, वो बर्डन हो जाता है। तो 1500, तो ये 1500 मेरा क्या हो गया? लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी, ये देखो लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। लेकिन ये कैसा लाइबिलिटी है पता है? जैसे एसेट जो है वो दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट। सिमिलरली करेंट लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी,
करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो तुम लोगों को क्या करना है, 12 मंथ्स के अंदर पे कर देना है, ठीक है, इसे बोला जाता है करंट लाइबिलिटी। लेकिन जो लाइबिलिटी 12 मंथ से ज्यादा के लिए लिया गया है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे मान लो लोन अगर किसी ने 2 साल के लिए लिया है तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन मान लो किसी ने लोन लिया है 10 महीने के लिए, हो ही सकता है, या फिर पूरा 12 महीने का लोन है, 12 महीने बाद ही वो रीपे हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट करंट एसेट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, करंट एसेट मतलब ऐसा एसेट जो विद इन 12 मंथ्स क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट, ठीक है। उसी तरह से करंट लाइबिलिटी का मतलब है जो 12 मंथ्स के अंदर पे कर देना है, उस लाइबिलिटी को बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। तो ये देखो कैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, वो ही यहाँ पर बताया है। अच्छा, उसके बाद और शायद ऐसा एक एग्जाम्पल हमें मिलेगा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि परचेस किया था एक मशीन, ठीक है, मशीन परचेस का एंट्री बताओ, व्हेन ए मशीन इज परचेस, बताओ मशीन परचेस का एंट्री क्या होता है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीन मशीन परचेस होने से गलत हो जाएगा, मशीन फिक्स्ड एसेट है ना, इसी से ही तो हम लोग कैपिटल रेवेन्यू का आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, जो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, मशीन जितना का भी है, तो सपोज 50,000 का है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बोलो क्या ये मशीन का खर्चा पूरा का पूरा पीएल में चार्ज हो जाएगा, एक बार सोच के देखो, एक फिक्स्ड एसेट खरीदे हो जो कि बहुत ही महंगा होगा, मैंने तो एक 50,000 दिखाया है, ठीक है, तो जो मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, मशीन मतलब फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देगा। जो चीज हम लोग जो फिक्स्ड एसेट उसी को बोलेंगे जो हम लोग खरीदते ही हैं ताकि हमें फ्यूचर में क्या मिले, हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बढ़ जाए, ठीक है, वो हमारे बिजनेस में हमें ग्रोथ करने का हेल्प करेगा, वो सारे कंडीशन फुलफिल करने पे ही तो हम लोग उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो मशीन हमारा एक फिक्स्ड एसेट है, तभी तो इसका एंट्री करते वक्त हम लोग परचेस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ अगर हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, अब ये भी तो एक खर्चा है, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम लोग पीएल में मशीन का खर्चा क्लोज कर देंगे, जैसे सैलरी किया था पीएल टू मशीन, ठीक है, इसमें गलती क्या होगा, मशीन तो एक ह्यूज अमाउंट का खर्चा है, ठीक है, मशीन का खर्चा पीएल में दिखाने से क्या हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं कम हो जाएगा, सोच के देखो। तुम लोग 50,000 पे मत जाओ, ये मशीन तो बहुत महंगा भी हो सकता है, 50,000 का मशीन भी हो सकता है, किसी का बिजनेस छोटा है तो उसका अर्निंग के हिसाब से उसका 50,000 का मशीन भी हो सकता है, ये कोई मतलब बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर एक लैपटॉप भी खरीद रहा है तो क्या बोलो, लैपटॉप तुम लोग के लिए एक्सपेंस है, ये एसेट है, लैपटॉप खरीदना तुम लोग के लिए एक्सपेंस हो सकता है कि तुम लोग रोज ये एसेट है, लैपटॉप क्या कोई रोज खरीदेगा, वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, कम से कम 1 साल से ज्यादा तो यूज करेगा। किसी के पास अगर बहुत ही चेंज करने का अवेलेबिलिटी है कि वो हर साल लैपटॉप बदल लेता है, वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए तो लोग यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मल सेंस में देखो तो लोग 5 साल 6 साल, मेरा तो पहला वाला लैपटॉप 10 साल गया था, ठीक है, तो वैसे 10 साल भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो वो उसे अच्छे तरीके से रखे तो कर सकता है। तो हम लोग एसेट क्यों, फिक्स्ड एसेट क्यों यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट हम लोग मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसे पीएल में दिखाएंगे, पूरा का पूरा 50,000 ही मान लो तुम पीएल में दिखा देते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पूरा का पूरा 50,000 पीएल में दिखाएंगे तो उस साल हमारा लॉस होना मतलब लॉस होगा ही होगा, मतलब लॉस ही शो करेगा हमारा स्टेटमेंट, बोलो शो करेगा कि नहीं। जिस साल फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं करेगा, ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग खरीदा है उसको दिखा दिए, ठीक है, एक फर्नीचर खरीदा तो लॉस शो करेगा ही। तो रूल्स ये है कि फिक्स्ड एसेट को तुम लोग पीएल में क्लोज नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट कभी पीएल में क्लोज नहीं होता है। फिर क्या होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट 50,000 का जो उसका वैल्यू है ना, वो हम लोग एक साथ यूज भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये 50,000 वाला मशीन 5 साल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 साल जाएगा, इस हिसाब से हम लोगों ने खरीदा है, तो ये जो 50,000 वाला मशीन 5 साल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मान लो 10 साल जाएगा तो हम लोग हर साल कितने रुपए का मशीन यूज कर रहे हैं बता सकते हो, अगर 50,000 का मशीन मेरा 10 साल जाएगा, ये हम एस्टिमेशन लगाए हैं, तो ये बता सकते हो 5,000 हर साल, 5,000 हर साल हम लोग 5,000 रुपए का मशीन यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि हर साल हम लोग 5,000 रुपए का मशीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि एसेट को यूज करने का भी तो एक खर्चा है। ये जो 5,000 का यूज कर रहे हैं मतलब हर साल मशीन का वैल्यू 5,000 कम होते जा रहा है, नहीं तो 10 साल बाद भी क्या ये 50,000 ही वैल्यू देगा, मान लो 10 साल बाद ये मशीन मुझे बेच देना है क्योंकि ये मुझे यूज नहीं करना है, मुझे नया मशीन लेना है, तो क्या मुझे 50,000 ही कोई देगा इसका रीसेल वैल्यू, मतलब सेकेंड हैंड जो खरीदेगा,
नहीं देगा ना। जैसे तुम लोग अपना मोबाइल का ही देख लो, अगर मान लो किसी के पास एक 10,000 का मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लोग मान लो इसको 5 साल यूज कर लिए, उसके बाद इसको बेचना चाहते हो, तो अगर बेचोगे तो थोड़ी ना 10,000 मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको यूज कर चुके हो। इस यूज को बोला जाता है डेप्रिशिएशन। क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएशन। इसका मतलब इस पे डेप्रिशिएशन लग गया, मतलब ये जो है इसका वैल्यू कम हो गया। अब वैल्यू किस हिसाब से कम हुआ? जैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हम मान रहे हैं कि ये मोबाइल तुम लोग 5 साल यूज करोगे, ठीक है, तो हर साल कितना करके इसका वैल्यू कम कर रहे हो? बोलो, हर साल कितना करके कम कर रहे हो? 2,000 करके, 2,000। 2,000 करके, ठीक है। ये जो यूज कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन है। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम हर साल 2,000 रुपए का मोबाइल यूज कर रहे हैं, जैसे कि हर साल हम 5,000 रुपए का मशीन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो मशीन के डेप्रिशिएशन हो रहा है वो 5,000 करके हो रहा है। अब डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को चार्ज करने का एंट्री बताओ, जैसे सैलरी का बताए, सैलरी टू कैश, तो वैसे जो एक्सपेंस है जिसका नाम है डेप्रिशिएशन, उसका एंट्री क्या होगा? जैसे सैलरी डेबिट होता है तो डेप्रिशिएशन भी डेबिट होगा। डेप्रिशिएशन डेबिट, सपोज 5,000, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू मशीन। टू मशीन होगा, टू कैश मत लिख दो। क्यों बताओ? ये जो तुम लोग का मोबाइल का जो वैल्यू कम होते जा रहा है, क्या इसके लिए तुम लोग किसी को पेमेंट करते हो? या फिर मशीन नो। अगर लगा रखे हो अपने, मतलब मशीन जो लगा रखे हो अपने शॉप में, उसके लिए क्या किसी को खर्चा नॉन पे कैश कर? आइटम है। नॉन कैश आइटम है, इसे बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो पे नहीं किया जाता है, ऐसा खर्चा जो पे नहीं किया जाता है। सोच के देखो कैसे पे करोगे, किसको पे करोगे? इसीलिए इससे हम लोग बोलेंगे कि मेरे मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन 5,000। इससे क्या हुआ? इससे ये हो रहा है कि मशीन का वैल्यू 50,000 था, मैंने 5,000 से उसे कम कर दिया। बोलो अभी मशीन का वैल्यू कितना दिख रहा है? कितना हुआ? मेरा मशीन 50,000 से मैंने खरीदा था ना, डेबिट किया था, 45,000। मैंने 5,000 से उसे कम कर दिया। इसका मतलब एक साल में हम लोग ये बोलेंगे कि एक 45,000। 45,000 आफ्टर 1 ईयर मेरे मशीन का वैल्यू कितना आ गया? 45,000। और ये 5,000 मुझे ये बता रहा है कि एक साल में मैंने 5,000 रुपए का मशीन यूज किया, लेकिन इसका पेमेंट मुझे किसी को नहीं करना है। जैसे रेंट का पेमेंट करना पड़ता है, किसी का घर यूज कर रहा है रेंट पे, तो वो पेमेंट करना पड़ता है। सैलरी दे रहे हैं, किसी इंसान के नॉलेज को काम में लगा रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, तो वो सब पेमेंट कैश आउटफ्लो होता है। लेकिन यहाँ आउटफ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, फिर मशीन के खर्चे को एडजस्ट कहां करेंगे? मशीन तो यूज करें, लेकिन 50,000 का मशीन का यूटिलाइजेशन तो एक साल में नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से 10 साल में होगा। अब किसी के लिए वो 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 10 की जगह 15 साल भी हो सकता है। वो तो डिपेंड कर रहा है कि कौन किस तरह से मशीन को यूज कर रहा है। जैसे मान लो कोई 3 साल में मोबाइल बदल लेता है, जैसे हम 5-7 साल बाद बदलते हैं, कोई और भी ज्यादा बदल सकता है। वो तो डिपेंड कर रहा है ना कौन कैसे यूटिलाइज कर सकता है अपने एसेट का, या फिर किसका यूटिलाइजेशन और नीड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन है ये फिक्स्ड एसेट, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट के केस में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट के केस में हम लोग जब एसेट खरीदेंगे तो उसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, और एसेट जितना उस साल के लिए यूज किया है, जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, उसको हम लोग कहां दिखाएंगे? उसके बाद इस खर्चे को पीएल में क्लोज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, इसके बाद ये खर्चा जो है डेप्रिसिएशन, ये क्लोज हो जाएगा पीएल टू डेप्रिसिएशन बोल के 5,000 5,000। अब देखो क्या बना, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर पीएल डेबिट हो गया, ठीक है, पीएल डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर मशीन यहाँ पर पूरा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक मेरा टाइम खत्म नहीं होगा तब तक मशीन का जो खर्चा है वो मेरा पूरी क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे दिखाना है हम लोगों को, सिंपल सा बात है, हम लोग जो अपना डेप्रिसिएशन है वो पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि खर्चा पीएल में क्लोज होता है। लेकिन मशीन खरीदना कोई खर्चा नहीं है। वो कैसा खर्चा है? खर्चा जरूर है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैपिटल है, वो रेवेन्यू नहीं है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में दिखेगा। ये देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल अब तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो इन्होंने 5 लाख दिखाया, मैंने 50,000 दिखाया, कोई बात नहीं। ये देखो ये लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख का मशीन खरीदा है। इससे क्या पता चलता है? क्योंकि मशीन मेरा एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट 5 लाख का खरीदा है, और उस पीरियड के लिए कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट यूज हुआ है? 50,000 का। तो इसका मतलब मेरे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अब 5 लाख नहीं रहा, 5 लाख से 50,000 माइनस होकर 4,50,000 हो गया। मतलब एक साल में मैंने 50,000 का फिक्स्ड एसेट यूज किया, जो भी खरीदा था, चाहे वो मशीन हो चाहे फर्नीचर हो, जो भी हो, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट नाम दिया इन जनरल, और ये जो है वो 4.5 लाख इसका वैल्यूएशन बच गया, ठीक है।
और ये खर्चा है, ये डे टू डे का खर्चा, ये पूरे साल का खर्चा है, लेकिन ये एक साल का कहाँ है, ये हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट किया होगा कि हम लोग, अब देखो कितना एस्टिमेट इन लोगों ने भी 10 साल ही किया होगा, ये देखो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 करोगे तभी 50,000 होगा, तो शायद 10 साल ही एस्टिमेट किया होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर इस पे फिर 50,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये 4 लाख। हाँ मैम ये परसेंटेज मैम आदमी खुद अपने मन से यूज कर, हाँ खुद अपने मन से, इसका मतलब ये है, देखो खुद अपने मन से यूज कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स का कुछ रूल्स है, ठीक है, जब टैक्स भरने जाओगे अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे, जब दिखाओगे तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां से तुम्हें रिपोर्ट करेगा कि तुम्हें ये फॉलो करना है, उन लोग का सिस्टम बताया हुआ है कि किस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, तो वो चीज हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग अपने मन से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग चार्ज क्यों करते हैं, अगर हम लोग ये खर्चा है ये नहीं दिखाएंगे तो तुम लोग का नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा कि नहीं, पहले ये सोचो, अगर ये खर्चा हम लोग नहीं दिखाते प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ये तो मेरा खर्चा है, अगर हम 50,000 नहीं दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा दिखेगा, तो सबको इससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मेरा टैक्स जो है वो कम होगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मेरा टैक्स भी कम होगा। मान लो मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख पे अगर कोई 10% टैक्स दे रहा है, हम स्लैब नहीं बता रहे, हम जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो 10,000 देना पड़ेगा, वही अगर किसी का 2 लाख हो गया, 2 लाख पे 10% देगा तो उसे ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट जितना कम शो करेगा उसको टैक्स भी उतना कम देना पड़ेगा, तो इसीलिए सब डेप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं। हम 50,000 की जगह 60,000 डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हो, लेकिन अपने मन से नहीं, तुम्हें कौन सा एसेट है उसके ऊपर तुम्हारा रूल्स दिया हुआ रहता है, जैसे कार के ऊपर अलग होता है, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स है पर्टिकुलरली उनके ऊपर अलग होता है, उनका स्लैब होता है, मतलब उनका स्लैब बोल रहे हैं, उनका अपना रेट होता है, हमें उस रेट के मुताबिक करना पड़ता है, हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स का अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है, जब हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना टैक्स भरने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, तब हमें क्या करना पड़ता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस का जो मतलब डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना, अगर हमारे पास कार है तो वो लिखा हुआ रहता है कार पे ये रेट होगा, कितना माइलेज देने पे कितना, ये सब बहुत सारा रूल्स रहता है, तो उस हिसाब से होता है, हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते सारे चीजों का, कुछ स्पेसिफिक एसेट है जिसका उन लोगों का दिया हुआ है स्लैब, और कुछ कुछ ऐसा होता है जिसका हम लोग अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, एक बेसिक सा रेट होता है उसी पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग एकदम अपने मन से नहीं कर सकते, कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा जिसके बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। अब देखो फाइनल अकाउंट्स में जैसे एक्रूअल बेसिस होता है, वैसे मैचिंग कंसेप्ट पे भी करना पड़ेगा, अभी जो मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पर बताया ना, ये मैचिंग कंसेप्ट ही था, जैसे ये देखो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब, ये देखो जितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसके अगेंस्ट में हमें उतना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, इसको पहले हम सिंपल एक तरीके से समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं वहां पर जो एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, जैसे देखो सपोज मैंने मेरा बुक का शॉप है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, हम बुक खरीद के लेके आए, मान लो 100 पीस बुक्स लाए एट द रेट ऑफ 1000 करके, ठीक है, सॉरी 1000 पीस बुक्स लाए हैं एट द रेट ऑफ 100 करके, बोलो कितने का बुक्स मैंने खरीदा है, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख। हाँ 1 लाख, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए का बुक खरीदा है, ठीक है, उसमें से मान लो मैंने बेच दिया है, कितना लगा यहाँ पर 500 पीसेस मैंने बुक्स जो है वो बेच दिया है, ठीक है, 150 करके, तो कितना में बेच दिया, कितना मेरा इनकम हुआ, 75,000। 75,000, ठीक है, 75,000 का मेरा अर्निंग हुआ। अच्छा अब तुम लोग बोलो क्या इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बुक बेच के मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट में कितना बोलो प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हुआ, बोलो कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो इजीली बता सकते हो, 100 का बुक 150 में बेचा ना, कितना प्रॉफिट हुआ बोलो, हेलो, नहीं आ रहा है क्या मेरा आवाज, मैम 100 का बुक 150 में बेची या फिर 500 में? नहीं ये तो एट द रेट लगाया है, 500 पीसेस, 1000 पीसेस खरीदा 100 रुपए में और 500 पीसेस बेच दिया 150 मैम रुपए में, 25,000। मैम 15,000। 15,000, हाँ 50, हाँ ठीक ही बोल रहे हो, 15 या 75 देख लेते हैं एक मिनट, 50 रुपए करके एक एक बुक में 25। हाँ तो ठीक ही बोला था मानन ने, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 500 कितना हो जाएगा
25,000। 25,000, हाँ सही था। ये देखो 25,000 प्रॉफिट हुआ। अच्छा, लेकिन तुम लोग ऐसा कभी मत बोल दो कि 1 लाख का बुक खरीदा 75,000 में बिका तो इसका मतलब मेरा लॉस है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। ये देखो, इसी को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये प्रॉफिट कैसे तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया? क्योंकि तुम लोग ये देख रहे हो कि मैंने 500 जो बुक्स बेच दिया उसको मैंने खरीदा कितने में था, 500 इंटू 1000, सॉरी 100 कितना होता है? 50,000। 50,000, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट था, जितने में खरीदा, कॉस्ट यानी जो परचेज प्राइस होता है, ठीक है, इतने में मैंने खरीदा और इसको सेल किया 500 इंटू कितना 150, तो यहाँ पर कितना आ गया 75,000। तो मेरा प्रॉफिट 75,000। हाँ, प्रॉफिट कितना आ गया माइनस करने के बाद 25,000। 25,000। तो इसका मतलब इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं, इसी को ही मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किए कि मेरा 25,000 का प्रॉफिट है? क्या हम लोग 1000 बुक के साथ आइडेंटिफाई किए? सोचो, क्या हम लोग 1000 बुक के साथ आइडेंटिफाई किए या नहीं, 500? 500 के। 500। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोल रहा है फर्स्ट चेक द रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू मतलब अर्निंग। हम लोग पहले अर्निंग देखेंगे, तो अर्निंग कितने बुक्स पे है? 1000 पे थोड़ी ना है, अर्निंग तो 500 पीसेस बुक्स पे है। तो अगर रेवेन्यू मेरे को 500 पीसेस ऑफ बुक्स दे रहा है तो मेरा एक्सपेंसेस में मुझे 500 बुक्स पे ही देखना है, चाहे हम 1000 क्यों 2000 बुक्स खरीदे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा एक्सपेंसेस जो है वो भी मुझे 500 पे ही देखना है। दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। जितना रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में उतना ही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, मतलब उतना ही एक्सपेंसेस को देखो, तभी प्रॉफिट बता पाओगे। नहीं तो ऐसे बोल सकते हो मैंने 1 लाख खर्चा किया 75,000 ही अर्निंग किया तो मेरा लॉस है। ये चीज हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये तुम लोग तो समझ रहे हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसी कंसेप्ट को ही क्या बोला जाता है? मैचिंग, ठीक है। इसी को ही बोला जाता है, तुम लोग पढ़े भी होगे बेसिक में, मैचिंग कंसेप्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जितना मेरा रेवेन्यू है वो देखो, उसके हिसाब से एक्सपेंसेस को हमें बुक करना चाहिए। सेम चीज यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंस उस हिसाब से बुक होगा। ये देखो, मेरा क्या 5 लाख का एसेट मैंने पूरा यूज किया? मैंने क्या 5 लाख का एसेट उस साल में पूरा यूज किया? नहीं। मैंने कितना का एसेट यूज किया? बोलो, कितने का एसेट मैंने यूज? 50,000। 50,000। 50,000 का एसेट को यूज करके मैंने अपने बिजनेस में हेल्प लिया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट मशीन वगैरह तो मुझे बिजनेस में क्या करता है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो मैंने 50,000 का जो है यूज किया एसेट, तो मेरा खर्चा भी कितना होना चाहिए? उसी के अगेंस्ट में उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट। ये देखो यहाँ पर वही चीज बोला है। टू स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट लर्न, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं, द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट आर mostly only the remainder of the expenditure incurred after a suitable amount has been charged to profit and loss account or the trading account. For preparing two statements properly, it is of the greatest importance that the amount to be charged to the profit and loss account should be properly determined, as otherwise both statement will show an incorrect position. जैसे अगर हम लोग 5 लाख का एसेट को 5 लाख ही दिखाते जाए, ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो मेरे एसेट का वैल्यू कमेगा। मेरे पास एक 10,000 का मोबाइल है, लेकिन क्या वो 5 साल बाद भी 10,000 का है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मेरा ही लॉस है। और अगर हम उस खर्चे को दिखाएंगे नहीं जो मेरा नॉन कैश खर्चा है, जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, तो वहां भी मेरा लॉस है। मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा जबकि मेरा खर्चा तो हो रहा है, चाहे वो नॉन कैश हो, उससे क्या मतलब है, हम तो नहीं दिखा रहे, तो इससे मेरा लॉस हो रहा है। तो इसको बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जितना मेरा रेवेन्यू है वो चेक करेंगे और उसके अगेंस्ट में हमें एक्सपेंसेस बुक करना चाहिए। तो मेरा 5 लाख का पूरा रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, मतलब 5 लाख का एसेट पूरा ही हम इस साल यूज करके रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। इस साल जितना यूज कर रहे हैं उतने का हम लोगों ने खर्चा दिखा दिया। जैसे यहाँ पर मेरा जो रेवेन्यू है वो है कितना, रेवेन्यू मतलब सेल है 75,000, उसके अगेंस्ट में मैंने खर्चा कितना किया है 50,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। मेरा रेवेन्यू है 75,000, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरा एक्सपेंसेस कितना है 50,000, ठीक है। और यही मुझे प्रॉफिट बताएगा। अगर हम ये दोनों में आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, फिर तो हम बोलेंगे मेरा लॉस है। इसी को बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ही होता है कि जितना रेवेन्यू है उतना ही खर्चा दिखाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर इसी चीज को डिटेल्स में बोल रखा है, ये देख लेते हैं एक बार। इफ ए सर्टेन रेवेन्यू एंड इनकम इज एंटर्ड इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट वेदर और नॉट पेमेंट हैज बीन एक्चुअली मेड। मतलब बोल रहा है
कि कोई भी इनकम अगर हम लोग ट्रेडिंग या पीएल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी एक्रूअल बेसिस पे चलेगा। इसीलिए बोल रहा है वेदर पेड और नॉट, मतलब एक्सपेंसेस हुआ है तो रिकॉर्ड करो, चाहे वो पेड हो चाहे वो पेएबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी पॉइंट को बार बार बोला है, लेकिन तुम लोग जस्ट ये वाला पॉइंट याद रखो, ये वाला जो मैंने अभी समझाया कि क्या होता है मैचिंग कंसेप्ट, यही हम लोग के लिए काफी है, इससे ज्यादा हमारा जरूरत नहीं। यहाँ पर वही चीज को बहुत सारे एग्जाम्पल से डिटेल्स में बता रखा है। अच्छा, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, वो भी देखो। एक्सेप्शन कैसा है, जैसे मान लो अगर फायर ऑकर हो गया बाई चांस गोडाउन में, ठीक है, आग लग गया और सारा स्टॉक जल गया, ठीक है, सारा स्टॉक जल गया। अब वो स्टॉक जो जल गया वो तो मेरा लॉस है, ठीक है, जो स्टॉक जल गया वो मेरा लॉस है, लेकिन उसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड होगा हम बताते हैं। वो जो लॉस है वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो स्टॉक लॉस है, स्टॉक जल गया, तो स्टॉक का डिटेल्स क्योंकि ट्रेडिंग में रहता है तो हम लोग उसको ट्रेडिंग में दिखा देंगे कि मेरा इतना स्टॉक जल गया। क्या उसके अगेंस्ट में मेरा कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है? सोचो, मेरा स्टॉक जो जल गया नहीं हुआ है, तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ एक्सेप्शन केसेस होता है जिसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो मैचिंग कंसेप्ट में नहीं आता है, फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे कि मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या क्या आएगा। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली हम लोग जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उसका डिटेल्स आता है, यानी स्टॉक का डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स, कितने का स्टॉक खरीदा ये आता है, कितने का बेच दिया, ठीक है, और खरीदते हुए हमारा क्या क्या खर्चा। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक, अगर मेरे पास पहले से कोई स्टॉक है वो भी हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्टॉक डिटेल्स, ठीक है। अगर मैंने कोई नया स्टॉक खरीदा है तो वो दिखाएंगे। नेट मतलब अगर मैंने कोई कुछ, मान लो मैंने 1000 पीसेस बुक्स खरीदे थे, लेकिन उसमें से मैंने 10 पीस जो है वो रिटर्न कर दिए जिनसे खरीदे थे। मैंने हम बात करके आए थे कि अगर मुझे ये 10 बुक्स में डाउट है, अगर मुझे नहीं जरूरत होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये तो होता ही है, तो डीलर बोला ठीक है रिटर्न कर दीजिए, तो मैंने रिटर्न कर दिया। दैट इज परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज एक होता है, और अगर परचेज रिटर्न, जैसे तुम लोग ऑनलाइन में कुछ खरीदते हो फिर रिटर्न कर देते हो, तो परचेज रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न करने के बाद हमें पता, इसका मतलब मेरे पास कितना बुक्स रहा, 990 पीसेस बुक्स रहा, तो इसको बोलते हैं नेट, ठीक है। जब रिटर्न माइनस कर देते तो नेट, ऑब्वियसली अमाउंट में होगा, ये मैंने पीसेस ऑफ बुक्स में बताया, अमाउंट में होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कितना बार अभी समझाया, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इन बुक्स को अपने गोडाउन तक, अपने लोकेशन तक, अपने शॉप तक सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये टोटल मेरा स्टॉक हो गया, मेरे पास इतना टोटल स्टॉक है। अब इसमें से जितना हम लोग बेच दिए, मान लो मेरे पास 1000 रुपए का पहले से ही बुक्स था, ठीक है, और मैंने खरीद लिया 5000 का बुक्स, ठीक है, 5000 का बुक्स खरीद लिया, और ये सब बुक्स को लेके आने के लिए मेरा खर्चा हो गया 500 रुपया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने रुपीस का बुक्स आ गया, 5000 एक 6500 रुपए का बुक्स आ गया, ठीक है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कुछ बुक्स मैंने बेच दिया, ठीक है। कितने का बुक्स मैंने बेच दिया, सपोज मैंने बेच दिया 300 रुपए का बुक्स, ठीक है, 300 रुपए का बुक्स, या फिर मान लो 3300 रुपए का बुक्स बेच दिया। लेकिन ये जो रुपए बोल रहे हैं ना, ये हम कॉस्ट बता रहे, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट बता रहे हैं। तो 3300 रुपए का बुक्स बेच दिया। जैसे मान लो ये जो है मेरे पास, मान लो पहले यहाँ पर पीसेस लिख देते हैं, पीसेस, ठीक है। मेरे पास मान लो 10 पीसेस पहले से ही था, यानी एक एक बुक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद मैंने और कितना लाया, मैंने मान लो और भी 50 पीसेस बुक्स लाए एट द रेट ऑफ 100, तो 10 इंटू 100 कितना होता है 1000, 50 इंटू 100 कितना होता है 5000, ठीक है। और ये सारे बुक्स को खरीद के लेके आने के लिए खर्चा कितना हुआ 500। तो मेरे पास अभी जो बुक्स है वो 60 पीसेस बुक्स है, ठीक है, और 60 पीसेस बुक्स का कितना वैल्यू है 6500, ठीक है, 6500 डिवाइडेड बाय 60, तो एक एक बुक्स का वैल्यू कितना आ गया, सिमिलर वही कंसाइनमेंट के तरह ही आ रहा है 108.33, लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। और मान लो हम लोग बेच देते हैं 40 पीसेस बुक्स, तो 40 पीसेस बुक्स का कॉस्ट कितना होगा बताओ, बिल्कुल कंसाइनमेंट की तरह ही तो है। 40 पीसेस बुक्स का कॉस्ट कितना होगा जो हम लोगों ने बेच दिया, 4333.33। हाँ 4333, लगभग इतना आ रहा है, और माइनस कर देने से हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। वही चीज यहाँ पर बता रहा है, ये कॉस्ट लिख रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट नहीं, ठीक है। यही वाला चीज जो है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, यही ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो स्टेटमेंट वाइज क्या है, बट हमें स्टेटमेंट वाइज नहीं करना है, हमें कैसे करना है, हम लोग टी शेप में करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जस्ट स्टार्टिंग में बता रहा है कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज इन द फर्स्ट ईयर द नेट परचेज दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न, नेट का मतलब है अगर कुछ रिटर्न है तो वो माइनस किया हुआ है, टोटल 1 लाख, ठीक है। तो बोल रहा है कि परचेज कितने का हुआ है, 1 लाख रुपीज का परचेज हुआ है,
ठीक है, फर्स्ट ईयर। हम इसको यहाँ पर ना ड्रॉ करके समझाते हैं कैसे बोल रहा है ये, देखो फर्स्ट ईयर, बिजनेस के फर्स्ट ईयर में परचेज कितना है 1 लाख। अच्छा, एंड दैट 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स वेर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बुक्स बच गया, क्योंकि बोल रहा है नॉट सोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक बच गया 15,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये फर्स्ट ईयर था बिजनेस का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वेर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड विल देन बी 85,000। बोलो क्या 85,000 का बुक बिका होगा? अगर हम लोग फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहला साल है बिजनेस का, 1 लाख का बुक खरीदा था, 15,000 का बुक बोल रहा है नहीं बिका। कॉस्ट मतलब जो बुक हम लोग खरीदे थे जितने में, वो बताया जा रहा है। कॉस्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, मैंने इतना बार तुम लोग को कॉस्ट समझाया भी है। तो 1 लाख रुपए का बुक्स खरीदा था, 15,000 रुपए का बुक्स आर नॉट सोल्ड, अभी तक नहीं बिका, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में। तो बोलो कितने का बुक्स बिक गया, कितने कॉस्ट का बुक्स बिक गया? 85,000। 85,000, 85,000 का बिक गया, ये सेल हो गया। लेकिन ये क्या है, ये कॉस्ट है, इसमें कुछ प्रॉफिट लगा हुआ नहीं है। जितने में खरीदा था ना वो वैल्यू बता रहे हैं कि 85,000 का बुक्स जो है वो बिक गया। इफ इन द नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर बिजनेस रन कर रहा है, परचेज आर 1,50,000, नेक्स्ट ईयर फिर परचेज हुआ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ पर परचेज हुआ 1,50,000, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जो सेल हुआ वो कितने का है, कॉस्ट ही बता रहा है, 1,45,000 का बुक सेल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, कैसे ये सुनो। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बना फर्स्ट ईयर जो नहीं बिका, क्या वो नेक्स्ट ईयर हम लोग बेचने का कोशिश नहीं करेंगे? मेरा बात समझो, कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1,50,000 का तो हम लोगों ने नया परचेज किया, इसके अलावा हमारे पास कितने का स्टॉक था? 1,50,000 का तो, और 15,000 का था, तो टोटल कितने का स्टॉक था बेचने के लिए? कितने रुपए का बुक्स अवेलेबल था? 1,65,000। 1,65,000, ये देखो 15,000 और 1,50,000, टोटल 1,65,000 का बुक्स अवेलेबल था, जिसमें से 1,45,000 का बिक गया। तो बचा कितना? माइनस करने से ही पता चलेगा। ये देखो यहाँ कर रखा है, कितना बचा? 20,000, है ना? तो ये 20,000, इसको क्या बोलेंगे? जो नहीं बेच पाए वही तो बचा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये मेरे बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ये चीज हम लोग ट्रेडिंग में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक ट्रेडिंग पैटर्न नहीं आया है, मतलब जो टी शेप होता है यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज ही बता रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिखा दिया। ट्रेडिंग में हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जैसे सेल करने से क्या होता है, इनकम है, सेल करना तो इनकम है, सेल करने से इनकम होगा, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। तो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये देखो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्चुअली, क्यों? एंट्री क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय सेल्स, अगर हम लोग सेल का कुछ रिटर्न हो रहा है, जैसे हम लोग डीलर को रिटर्न कर सकते हैं, हमारे कस्टमर भी तो हमें रिटर्न कर सकते हैं, तो वो रिटर्न को हम लोग लेस कर देते हैं ताकि हमें नेट सेल पता चले। क्योंकि मान लो मैंने 1,000 रुपए का बुक्स बेचा था एक टोटल, ठीक है, उसमें से मेरे पास 300 रुपए का बुक्स का जो मतलब मैंने सेल किया था वो रिटर्न आ गया, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे मेरा 1,000 रुपए का सेल है, हमें कितना बोलना पड़ेगा, 700 रुपए का सेल है। अगर हम 1,000 दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट भी गलत दिखेगा ना। मान लो ये 1,000 बुक बेच के मेरा 200 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें तो 300 रुपए का बुक्स का सेल तो रिटर्न हो गया, उन्होंने वापस कर दिया। तो अगर हम 200 रुपए का ही प्रॉफिट दिखाते जाएंगे वो तो मेरे लिए गलत है। तो सही प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सही सेल भी दिखाना पड़ेगा। तो मुझे सेल में अगर कुछ रिटर्न है तो उसे नेट करके दिखाना पड़ेगा, हमेशा नेट सेल नेट परचेज दिखाना पड़ता है। और जो रिटर्न होता है उसे सिर्फ रिटर्न भी बोल सकते हो, सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हो, परचेज रिटर्न भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। कैसे याद रखोगे, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। आउटवर्ड मतलब जब हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर किसको भेजेंगे, ऑब्वियसली डीलर को, मतलब क्रेडिटर को जिनसे खरीदा था। और इनवर्ड हमारे पास लौट के आ रहा है, वो कैसे रिटर्न हमारे पास लौट आ सकता है, जो हमें डेटर ने हमसे लिया था, ठीक है, वो हमें वो रिटर्न कर सकता है। इनवर्ड मतलब खुद के पास आ रहा है, खुद के पास कैसे आएगा, जब डेटर वापस करेगा। हम लोग भेज रहे हैं आउटवर्ड, कैसे भेज रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर को भेज रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो इसका ध्यान रखो। देखो क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, कुछ परचेज
किया था, कुछ उससे रिटर्न हुआ था, तो ये ठीक है नेट परचेस आ गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब परचेस करके लेके आए जब गोडाउन तक, तब तक का खर्चा, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, कैरेज, ठीक है। फ्रेट कैरेज तुम लोग को दो तरह का मिल सकता है, एक फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड और एक फ्रेट आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड। अगर इनवर्ड होगा तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जहां पर भी वर्ड इनवर्ड रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो ट्रेडिंग में जाएगा। और यही इनवर्ड की जगह अगर आउटवर्ड रहेगा, मान लो सामने कैरेज लिखा हुआ है लेकिन कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, अगर आउटवर्ड होगा तो उसे इनडायरेक्ट यानी वो पीएल में जाएगा, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, चाहे कैरेज हो चाहे फ्रेट हो, इनवर्ड खर्चा जितना भी होगा वो ट्रेडिंग में जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट होता है, और जो आउटवर्ड होगा वो पीएल में जाएगा, ठीक है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का फर्क समझो। कैरेज इनवर्ड मतलब हम बुक्स को लेके आ रहे हैं, उसके लिए मुझे एक रिक्शा भाड़ा करना पड़ा, उसको लेके आ रहे हैं तो उसका मैंने खर्चा दिया, कैरेज इनवर्ड। लेकिन मान लो कैरेज आउटवर्ड फिर क्या है, मान लो मैंने अपने कस्टमर को बुक्स बेच दिया, अब कस्टमर बोल रहा है कि मेरा बुक्स मेरे घर तक डिलीवरी करवा दीजिए, ठीक है, तो ये डिलीवरी करवाने का जो खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड, मतलब सेल करवाने के लिए खर्चा, वही गुड्स को लेके जाने के लिए हो रहा है लेकिन वो सेल रिलेटेड हो रहा है, ये परचेज रिलेटेड हो रहा है, तो परचेज रिलेटेड जो खर्चा है उसे इनवर्ड बोला जाता है। सेल करवाने के लिए कुछ डिलीवरी चार्जेस है, अब कभी कभी चार्जेस क्या होता है कंपनी खुद देता है, कभी कभी होता है कि वो डिलीवरी चार्जेस ले लेता है, तुम लोग ऑनलाइन में करके देख सकते हो, बोलता है इंक्लूडेड डिलीवरी इतना, कभी बोलता है डिलीवरी चार्जेस फ्री, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है जो सेल कर रहा है वो डिलीवरी कस्टमर से लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये जो सेल के टाइम पे जो भी खर्चा करना पड़ता है उसे आउटवर्ड खर्चा बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो खर्चा होता है उसे इनवर्ट खर्चा बोला जाता है। ये देखो क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये देखो फ्रेट कैरेज दिख रहा है तुम लोग को, फ्रेट कैरेज, ठीक है। और क्या आएगा, ये देखो कस्टम एंड इंश्योरेंस। कस्टम मतलब वो एक टैक्स होता है, ठीक है, कस्टम चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस अगर कुछ है, कस्टम एंड इंश्योरेंस अगर है, सुनो, कस्टम एंड इंश्योरेंस अगर है तभी जाके ट्रेडिंग में होगा, अगर सिर्फ इंश्योरेंस है, ठीक है, अगर सिर्फ इंश्योरेंस है तो वो पीएल में जाता है, ठीक है। कस्टम एंड इंश्योरेंस है तो वो जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है, क्योंकि कस्टम एक ऐसा टैक्स है जो एक्चुअली गुड्स को वेयर हाउस से खाली करवाने के लिए लगता है, तो अगर कस्टम ड्यूटी हम लोग पे कर रहे हैं अपने गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के लिए तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए कस्टम चार्जेस ट्रेडिंग में जाता है। वेजेस मतलब लेबर को कुछ खर्चा दे रहे हैं तो वेजेस जो है ये हम लोग मान के चलेंगे कि वेजेस का खर्चा हम लोग प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, अपने शॉप तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो वेजेस का खर्चा हमेशा ट्रेडिंग में आएगा। गैस, वाटर एंड फ्यूल, ठीक है, इस तरह का अगर कोई खर्चा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट खर्चा दिखाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में दिखाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस, नॉर्मली ये जो है ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग पे लागू होना नहीं चाहिए, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग पे ही होना चाहिए, फैक्ट्री का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, वाटर का खर्चा, फिर भी अगर हमें कभी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में ये दे देता है तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो ये देखो ये सब थोड़ा सा तुम लोग को याद रख लेना है, जैसे कि गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन क्या होता है, अगर हम लोग किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मान लो कि कुछ एक फूड आइटम है, तो किसी का रेस्टोरेंट है वो बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो किसी और का यूज करके बना रहा है, किसी और ने अपना फॉर्मूला उनको बेच दिया कि आप मेरे फॉर्मूले को यूज करके अपने रेस्टोरेंट में ये वाला चीज बना सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी का घर यूज करते हैं तो रेंट देना पड़ता है, वैसे किसी का अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किसी के दिमाग से कुछ निकला हुआ चीज जिसको हम लोग फॉर्मूला है, नो हाउ है, ये सब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें देना पड़ता है रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर हम लोग प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन का बात आ रहा है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्शन तो कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगा। फिर भी क्या होता है, बोला तो ऐसे अकाउंट्स में जाता है लेकिन कभी कभी हमें ये वाला पॉइंट जो है ये दे देता है, जैसे कि वाटर, फ्यूल, गैस, फैक्ट्री एक्सपेंस, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, ये सब ट्रेडिंग का पार्ट होगा, ठीक है। जब तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब देखना ये सब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है फिर भी अगर हमें क्वेश्चन में दे देता है रॉयल्टी, फैक्ट्री, गैस, वाटर, फ्यूल, तो ये कभी पीएल में नहीं जाएगा, ये हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा क्योंकि इसे डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। और ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रॉयल्टी बिना हम लोग सेल नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ये पूरा गुड्स के साथ रिलेटेड है, गुड्स के साथ रिलेटेड है। जैसे वेजेस, अगर जब तक वेजेस नहीं देंगे
तब तक हम लोग अपना जो गुड्स है उसे गोडाउन तक नहीं ला सकते। वैसे ही अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला किसी का यूज कर रहे हैं, तो रॉयल्टी जब तक नहीं देंगे तब तक तो वो हमें फॉर्मूला यूज करने नहीं देगा, इसीलिए रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्ट्री का जो खर्चा है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करता है। फिर भी ये वाला चीज तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है फिर भी ये दिया हुआ है तो हम लोग ट्रेडिंग में देंगे। वैसे ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ही होता है गोडाउन तक पहुंचाने का, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने का खर्चा। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल जैसे मैंने बोला, और क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है वो मैंने तुम लोग को आई थिंक कंसाइनमेंट में बताया भी था। क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिखाओगे तो तुम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, मैंने पूरा तुम लोग को डिटेल्स में दिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाना है। और वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, गलत आएगा, वो तो मैंने तुम लोग को बताया भी था। और ये देखो कैसे गलत आएगा, अगर मान लो मेरे पास 10 बुक्स है, ठीक है, मैंने 10 बुक्स, और एक बार दिखा देते हैं, 10 जो बुक्स है वो 100 रुपीज में खरीदा था, दैट इज 1000 रुपीज का, ठीक है। मेरा मान लो ओपनिंग स्टॉक है कितना, 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का, यानी मेरे पास 5 बुक्स था, 5 बुक्स था एट द रेट ऑफ 100 करके 500 रुपए मैंने परचेस किया, और भी 10 बुक्स एट द रेट ऑफ 100 करके, तो ये कितना हो गया 1000, ठीक है, 1000 हो गया। और इसको बेचने का खर्चा मान लो कुछ एक लग गया, फिलहाल हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखा रहे, मान लो हम लोगों ने सेल कर दिया है 5 बुक्स, ठीक है, 5 बुक्स मैंने 150 रुपए में सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 150, तो कितना हो जाएगा 750, ठीक है, 750 हो जाएगा। और जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा, कितना नहीं बिका, 15 में से 5 बिक गया, तो कितना नहीं बिका 10 नहीं बिका, 10 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा, मेरे गोडाउन में जो बुक्स पड़ा हुआ है वो तो 100 रुपए वाला पड़ा हुआ है, तो मेरे पास 1000 रुपए का बुक्स है। वैसे भी तुम लोग बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 5 बुक्स, एक बुक्स में 50 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 into 50 कितने का प्रॉफिट हो गया 250 का, 250। तो यहाँ पर 250 लगा देते हैं प्रॉफिट में, देखो दोनों साइड टैली हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1750, इधर भी चेक करके देखो 1500 और 1750। 1750। अगर ये वाला नहीं दिखाते तो इधर 750 होता और ग्रॉस लॉस दिखाता, क्योंकि बैलेंस करोगे तो इधर आ जाएगा ना, लॉस दिखाएगा। यही चीज मैंने तुम लोग को पहले भी समझा रखा है। तो यही वाला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट इसीलिए होता है, इसका मतलब वही तो होता है ना मैचिंग कंसेप्ट, कि जितना रेवेन्यू हुआ उतना एक्सपेंस दिखाएंगे, और बाकी जो मतलब रेवेन्यू अभी तक क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि बुक्स बिका नहीं है, वो तो रेवेन्यू नहीं है, तो वो हम लोग का इधर जो है वो क्लोजिंग की तरह हमें दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत दिखेगा, ठीक है, वो लॉस शो होगा। ये देखो यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से वही वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था ना उसको दिखाया, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो कैसे दिखाया, ओपनिंग स्टॉक सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग दिखाया, 2 साल मैंने ये ऐसे ड्रॉ करके दिखाया ना, 1 साल 2 साल, उसमें सेकेंड ईयर का दिखाया, कैसे दिखाया, ये देखो सेकेंड ईयर में कितना ओपनिंग स्टॉक हुआ 15,000, परचेज कितना हुआ था 1.5 लाख, सेल कितना हुआ 2 लाख, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना गया 20,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 55,000। हम दिखा देते हैं, अभी देखो ये वाला कैसे लिखा हुआ, ये वाला, ठीक है, 15, ये देखो ये 15,000 का ओपनिंग स्टॉक हुआ, 1,50,000 का परचेज हुआ, 1,45,000 का जो सेल हुआ, उसके बाद 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो इन लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, प्रॉफिट कितना है, ये देखो इन लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख दिया, सेल्स जो है वो 2 लाख का लिख दिया, ये अपने हिसाब से इन्होंने लिखा है सेल्स 2 लाख, ये देखो यहाँ पर इन्होंने मान लिया है कि मान लेते हैं कि सेल्स जो है वो रिटर्न एडजस्ट करने के बाद 2 लाख का है, ठीक है, तो ये अमाउंट इन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल में फिर से जोड़ लिया, ये देखो इफ इन द अबव एग्जांपल नेट सेल्स आफ्टर एडजस्टमेंट 2 लाख, तो ये 2 लाख लिखा तभी जाके इन लोग का प्रॉफिट जो है 55 दिख रहा है। हमें यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर एक बार देख लेना है कि किस तरह से लिखना है। अब देखो क्योंकि ट्रेडिंग एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये देखो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो भी तो मेरा क्या है, हम मैंने खरीदा था तभी आज के डेट पे मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। तुम लोग बिल्कुल कंसाइनमेंट के साथ इसका सिमिलरिटीज देख सकते हो, जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं वहां पर लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेस, हम लोगों ने खरीदा खर्चा है, बेच दिया इनकम है बाय सेल्स, जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो हमारा क्या है, वो हमारा स्टॉक है, ठीक है, वो तो फिर क्रेडिट होगा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जो रह गया, ठीक है, जो स्टॉक नहीं बिका वो रह गया, तो जितना बिक गया उसका प्रॉफिट कितना आया 55,000, दोनों साइड बैलेंस करोगे, इधर आया तो 2 साइड आया तो 2, और ये प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आएगा तो प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दे दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक होता है, ये भी तुम लोग को पता है। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड लिखा जाता है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आर एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड। इफ देयर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, सिंपल सा बात है, जितना भी एक्सपेंसेस लॉसेस होगा डेबिट साइड लिखो, जितना भी इनकम गेन्स होगा उसे क्रेडिट साइड लिखो। इफ द बैलेंसेस ऑफ क्रेडिट इज मोर, द डिफरेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इधर अगर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ये इनकम साइड है, इनकम ज्यादा है जबकि मेरा एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर रिवर्स सिचुएशन आता है तो वो लॉस दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम जो है ये जस्ट यहाँ पर बता रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री वो तो अभी हम लोगों ने देखा, उसका एंट्री क्या होता है। अगर हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं तो एंट्री क्या होता है, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज होता है, परचेज रिटर्न होता है, उसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, उसका एंट्री क्या होता है, ये देखो परचेज का एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं, टू परचेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है वो तो तुम लोग को पता ही है, परचेज रिटर्न अगर करेंगे तो परचेज रिटर्न डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज जो किया था वो कम हो जाएगा तो उसका एंट्री कुछ इस तरह से होगा। ये तो तुम लोग जब जर्नल एंट्री सीखते हो तब सीखे ही होगे, परचेज रिटर्न टू परचेज। कैरेज और फ्रेट, ये अगर हम लोग पे करते हैं तो ट्रेडिंग टू कैरेज और फ्रेट। ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सारा खर्चा लिखा जाएगा, तो टू कैरेज और टू फ्रेट इनवर्ड जो भी हो। वेजेस, ट्रेडिंग टू वेजेस। सेल्स अगर होगा तो क्रेडिट साइड चला जाएगा तो सेल्स टू ट्रेडिंग। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न होने से मेरा सेल कम हो जाता है, तो सेल जब किए थे तब क्रेडिट था, सेल कम हो गया तो सेल को डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अब ये ट्रेडिंग में एडजस्ट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अच्छा यहाँ पर एक एडजस्ट, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, हम लोग को जब पूरा सम्स मिलेगा तब हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस रहेगा, उसको देख के हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, ठीक है, ये बात क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स दो पार्ट में दिए हुए रहेंगे। एक तो हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा और एक उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट। हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन रहेगा। ये देखो, जैसे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, चलो एक बड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर। ये देखो ये देखो, अच्छा ये भी ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, चलो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 वाज 2,70,000, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो हमें फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली दो पार्ट में देता है, एक तो ट्रायल बैलेंस रहेगा, ठीक है, और एक उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। नॉर्मली ये दो पार्ट में क्वेश्चन रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो भी हो सकता है। और ये नॉर्मली जो तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा उसमें तुम लोग को नीचे एडजस्टमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ये देखो, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये देखो कितने सारे एडजस्टमेंट है, ये देखो ट्रायल बैलेंस के बाद। ठीक है, ये देखो ट्रायल बैलेंस के बाद कितने सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे, ये देखो। तो जो भी हो, तुम लोग को दो पार्ट में ये दे सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहे तो क्या करना है, उस पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां जाएगा, अभी तुम लोगों ने देखा क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, बताओ, एक तो पॉइंट तुम लोगों ने देखा ही है, ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, बैलेंस शीट में, और एक बार जाता है बैलेंस शीट में। देखो जैसे मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि स्टॉक मेरा एसेट होता है। जैसे ये देखो, ये वाला पॉइंट समझो, अगर मेरा जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो फाइनल अकाउंट्स के लिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए मुझे क्या दिया हुआ रहता है, एक ट्रायल बैलेंस और एक उसके नीचे एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया हुआ रहता है वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और एक बार ही जाएगा। एक बार क्यों जाएगा अभी तुम लोग को समझाते हैं। एडजस्टमेंट जो है, जितने भी एडजस्टमेंट मतलब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहते हैं, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर कुछ लिखा हुआ है उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट, या फिर बोला जाता है एडिशनल
इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो वो हमेशा दो जगह पोस्टिंग होगा, दो जगह। जैसे मान लो ट्रेडिंग में गया और पीएल में गया, या फिर ट्रेडिंग में गया और बैलेंस शीट में गया, या पीएल में गया बैलेंस शीट में गया। तो इतना समझो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वो दो जगह पुट होगा। यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं ओनली वन, यहां पर लिखते हैं टू प्लेसेस, दो जगह पे ये एडजस्टमेंट जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है यानी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो वो भी दो जगह जाएगा। एक तो तुम लोग देख ही चुके हो ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि स्टॉक मेरा एसेट होता है वो कहां पर दिखाया जाएगा, करेंट एसेट में दिखाया जाएगा, ठीक है। करेंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक बोल के हम लोग उसे दिखाएंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो एक ही जगह पे जाएगा, तो वो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, वो हमेशा कहां पर जाएगा, पीएल में, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और से भी लिखा हुआ है, तुम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, हम यहाँ से बता देते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज दे नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। कब, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो एक ही जगह बैठेगा। नॉर्मली मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी तक मैंने देखा कि ट्रेडिंग में होता है, लेकिन अगर मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। क्यों, दिस इज बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा वो देखो। यहां पर देखते हैं, ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका मतलब क्या होता है पता है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये मान लो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और इसके बाहर मेरा लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक कुछ एक दिया हुआ है, जो भी बाहर रहता है ना आइटम, इसका मतलब है इसका अभी तक जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, मतलब ये ट्रांजैक्शन तो बना लेकिन सारा अकाउंटिंग जो है वो तो स्टार्ट हो जाता है ना, प्रिपेयर होना, वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये वैल्यूएशन किया गया, या फिर उसके बाद जितने सारे भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर आ गया, इसका मतलब इसका ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं हुआ। अगर इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो वो समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट होगा, यानी दो जगह पर पुट होना चाहिए। इसीलिए एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी डेटा रहता है वो दो जगह पुट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, और हमारा जो नॉर्मल प्रिंसिपल अकाउंट्स का समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, उसको फॉलो करने के लिए हमें इसको दो जगह एंट्री जो है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब इसका एंट्री हो चुका है, तो ये एक ही जगह पर पुट होगा, ये दो जगह पे पुट नहीं होगा, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा दो जगह जा सकता है, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। अब ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं, अभी मैंने बताया था, बोलो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं, नहीं दिखाने से क्या होगा, बोलो क्यों दिखाते हैं ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट गलत आएगा। हाँ, नहीं तो मेरा प्रॉफिट गलत आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा प्रॉफिट गलत क्यों आएगा, इसीलिए गलत आएगा कि मैंने 100 बुक्स खरीदे थे, ठीक है, और उसमें से मैंने 25 पीस बुक्स बेच दिए, मेरे पास अभी भी या फिर मान लो 75 पीस बुक्स बेच दिए, 25 पीस मेरे पास बुक्स पड़ा हुआ है। लेकिन हम अगर ये नहीं दिखाएंगे कि मेरे पास 25 पीस अभी भी बुक्स है, इसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट गलत आएगा, ठीक है। तो इसी वजह मेरा लॉस आ सकता है, इसी वजह से तो हम लोग दिखाते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेडिंग में नहीं दिखाएंगे फिर भी हमारा प्रॉफिट सही कैसे आएगा, ये चीज समझो कैसे सही आएगा, क्योंकि हमें बुक्स में बोल ही रहा है कि नहीं दिखाओ, ट्रेडिंग में नहीं दिखाओ, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना तो इसका मतलब वो परचेज से एडजस्ट किया हुआ है, मतलब मैंने 100 पीसेस बुक्स खरीदे थे और मैंने 75 पीस बुक्स बेच दिया और 25 पीस मेरे पास बुक्स पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है जब हम मेरा ट्रायल बैलेंस जब बन रहा है ना, उसमें जो मेरा नंबर ऑफ परचेस बुक्स दिया हुआ है, मेरे कहने का मतलब है मान लो 100 पीसेस बुक्स को हम लोगों ने 50 रुपए में खरीदा था, तो कितने का बुक्स खरीदा, 5000, ठीक है, सॉरी 500 नहीं 30 5000 रुपए का बुक्स खरीदा, और 75 पीस जो बुक्स है उसे 150 में बेच दिया, तो कितना हो गया 75 इंटू 150, सपोज 150 करके बेच दिया तो कितना 11,250 11,250, ठीक है। और 25 पीस जो बुक्स रह गया उसका वैल्यू कितना होगा 25 इंटू 50, अच्छा 150 में नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया,
75 पीस ये 60 रुपए करके बेच दिया, ठीक है, 60 रुपए करके बेच दिया तो 4500 हो गया, 4500। और जो बुक्स रह गया उसका वैल्यू कितना होगा, 25 इंटू 50, उसका वैल्यू कितना होगा 1250। 1250। अब यहाँ पर जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के कितने का लिखेंगे, 1250, ठीक है। और परचेस जो है वो कितना दिखाएंगे पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद कितना सारा परचेस होगा, 75 पीसेस बुक्स का परचेस होगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखा रहे हैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तब मुझे परचेस कितना दिखाना पड़ेगा, तब परचेस मुझे कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना पीस बुक्स का है 25, तो ये भी तो परचेस है, ये भी तो परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक जो रह गया वो भी तो मेरा परचेज है। और मेरा नॉर्मल परचेज फिर कितना हो जाएगा, 100 लिखेंगे तो क्या है, टोटल 125 पीस नहीं दिखाएगा, मैंने तो 100 बुक्स खरीदा था, तो मुझे यहाँ पर 100 की जगह कितना दिखाना पड़ेगा, बोलो 75, है ना। तो इसका मतलब मैंने 75 पीस बुक्स खरीदा और 75 पीस सेल किया, उसका तो अलग वैल्यू दिखाएंगे, सेल कितना करके गया, सेल तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, सेल कितना हुआ 1200, सेल कितना हुआ ये 4500, है ना, सेल इधर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में 4500, और जो मेरा परचेज है वो कितना दिखाएंगे, परचेज मुझे फिर दिखाना पड़ेगा, ये जो है 75 पीस का 75 इंटू 50 करके मुझे दिखाना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 3750, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रहे हैं तो वहां से मेरा जो परचेज में मुझे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके इसका मतलब मैंने दिखाया हुआ है, इसीलिए इसको हम और अलग से ट्रेडिंग में दिखाने का मुझे जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जब हम टू परचेज जो है वो कितना लिख रहे हैं, वो हम 75 पीस बुक्स का लिख रहे हैं और सेल हम बाकी का दिखा रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी दिखाने से होगा। ये देखो मैंने परचेज किया कितने का, इसका मतलब ये कितना दिख रहा है 3750, ठीक है, और मेरा सेल कितने का हुआ 4500, बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, माइनस करके बताओ, 750, प्रॉफिट 750 हो रहा है, यहाँ पर 750 ही तो प्रॉफिट हुआ। मैंने 60 रुपए करके बेच दिए कितने पीस, 75 पीस बुक्स, तो 10 रुपए करके 750 नहीं हुआ प्रॉफिट, सोचो एक बार, 75 पीस मैंने बुक सेल कर दिया, 60 रुपए करके बेचा ना, तभी तो मैंने यहाँ पर दिखाया 4500, तो एक एक बुक्स में प्रॉफिट कितने का था 10 रुपए का था, तो 750 नहीं हुआ, 750 प्रॉफिट नहीं शो हो रहा है, हो रहा है। अगर यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तब क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, ये वाला 1250, अब देखो गलत हो जाएगा, चेक करके देखो, अब 750 नहीं आएगा, कैसे आएगा, 4500 प्लस 1250 माइनस 3750, कुछ अलग ही प्रॉफिट दिखा रहा है, 2000 प्रॉफिट दिखेगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं, मतलब सिचुएशन इतना बता रहा है, अगर ट्रायल बैलेंस में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये मान लो कि परचेस जो है वो एडजस्ट करके लिखा हुआ है, वो एडजस्ट करके लिखा हुआ है, ग्रॉस नहीं लिखा हुआ है, 100 नहीं लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे लेस करने के बाद ही लिखा हुआ है, वही चीज यहां पर बताया था, ठीक है। इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं होगा, ये एडजस्टेड परचेज होता है। जब परचेज के साथ ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है तो उसे बोला जाता है एडजस्टेड परचेज, चाहे उसके आगे लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज भी मिल जाएगा, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ है। अब जैसे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर बोला है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो गुड्स बेच दिया उसका कॉस्ट बताओ, एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ये हमें बताने के लिए बोला है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है, परचेज सेल्स, ठीक है, यहाँ से ये देखो ये एक ट्रायल बैलेंस है, समझ रहे हो तुम लोग, ट्रायल बैलेंस तो किए हो, ये परचेज दिया हुआ है, परचेज डेबिट साइड होता है, परचेज डेबिट आइटम होता है, ये सेल है, क्रेडिट डेटर, ये डेटर है, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक एसेट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड मतलब क्या है, या तो वो एसेट है या तो वो इनकम है या गेन है, सॉरी एसेट साइड है तो एसेट, सॉरी डेबिट साइड है तो एसेट है या फिर क्या है एक्सपेंसेस है ना, और क्रेडिट साइड मतलब क्या है, या तो वो इनकम या गेन है या फिर वो क्या है, बोलो इनकम या गेन या फिर लाइबिलिटी होता है, ठीक है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम गेन लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट मतलब क्या, जो इनकम है या गेन है या लाइबिलिटी है, जैसे ये देखो सेल्स इनकम है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ठीक है।
अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये देखो इनकम है 9 लाख का। अच्छा, अदर इनकम्स है। अदर इनकम्स का मतलब जो गुड्स बेच के इनकम नहीं हुआ, जैसे मान लो कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई कमीशन मिल गया, कुछ अलग तरीके से इनकम आ रहा है जो मेरा बिजनेस है उससे नहीं। जैसे बुक्स बेचना मेरा बिजनेस है, लेकिन बुक्स सेल करके मेरे पास इनकम नहीं आया। मान लो मेरे डीलर ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, मेरे डीलर ने मुझे कुछ कमीशन वगैरह दे दिया, ठीक है, ये सब जो आ रहा है इनकम अलग तरीके से, जो गुड्स बेच के नहीं आ रहा है, जो मेरा बिजनेस है वो उससे नहीं हो रहा है, तो उससे हम लोग बोलते हैं अदर इनकम, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये देखो लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये कैपिटल, क्रेडिट, सारा क्रेडिट आइटम। बाकी ये देखो परचेज, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड एसेट, यहां तक, ठीक है, ये सब डेबिट आइटम है। हमें ये ट्रायल बैलेंस दे दिया, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैलिड है, 52 लाख 52 लाख। हमें क्या बोल रहा है, हमें प्रिपेयर करने बोल रहा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, हमें प्रिपेयर करने कुछ इस तरह से बोला है, ट्रेडिंग नहीं बोला है, बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। हम पहले तुम लोग को क्रेडिटर का दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कैलकुलेट करने बोला है, तो हम एक क्रेडिटर का लेजर बना लेंगे, ठीक है, क्रेडिटर का हम एक लेजर बनाएंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, ये देखो हर एक लेजर का ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है, हर एक लेजर का ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी है तो उसे ब्रॉट डाउन करेंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो क्लोज होगा। तो अगर मेरा कोई ओपनिंग लाइबिलिटी है तो वो किधर जाएगा, बोलो, अगर कोई ओपनिंग लाइबिलिटी है तो वो किधर जाएगा, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होता है, तो किधर ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड, बाई साइड। तो हाँ ऐसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन कर रहे हैं अगर कुछ है तो, और जब क्लोज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। ये पहले लिख लेते हैं ताकि हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा क्रेडिटर का दो बैलेंस है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ये देखो, एक तो मुझे 31 मार्च 2020 का क्रेडिटर दिखा रहा है कितना, 4 लाख, और एक मुझे 1 अप्रैल 2019 का क्रेडिटर दिखा रहा है 3 लाख। बोलो कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, डेट देख के बता सकते हो, बोलो कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। मैम नीचे वाला ओपनिंग, 3 लाख जो है वो क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग है, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल है ना, 1 तारीख का है, और वैसे भी देखो ना 2019 है, तो 1 अप्रैल 2019, ये यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख, ये मेरा ओपनिंग, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो ये बाई साइड होता है, ये टू साइड होता है, इधर जो भी लिखो टू से लिखना है, इधर जो भी लिखो बाई से लिखना है। ये मेरा पहले से ही था, जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 का, मेरा यहाँ पर 3 लाख का एक क्रेडिटर दिख रहा है, और 31 मार्च 2020 में भी मेरा एक क्रेडिटर दिख रहा है जिसका वैल्यू है 4 लाख। क्रेडिट साइड देखना पड़ेगा, 4 लाख, ठीक है, ये 4 लाख है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग, और ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग। और ये क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो क्रेडिटर का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। और यही जब क्लोज होगा तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, 4 लाख। इसका मतलब पिछले साल मेरा 3 लाख का क्रेडिटर था, और इस साल मेरा क्रेडिटर जो हुआ है वो 4 लाख का हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर क्यों क्रिएट होता है ये बताओ, क्रेडिटर कैसे क्रिएट परचेज होता है, करने से। तो परचेस का एंट्री क्या होता है, बोलो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। कैश होगा तो फिर क्रेडिटर जनरेट नहीं होगा, परचेस का एंट्री में क्रेडिटर ही, मतलब परचेज क्रेडिटर टू के लिए, क्रेडिटर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बाई परचेस, परचेस टू क्रेडिटर मतलब क्या हो जाएगा, बाई परचेस। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना परचेस किया हुआ है। अब ये देखो परचेस कितना दिखा रहा है, बोलो परचेस कितना दिख रहा है, यहाँ से ट्रायल बैलेंस से बताओ परचेस कितना दिख रहा है, 10 लाख। 10 लाख। और क्या यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, ये बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, यस मैम है, 3 लाख। 3 लाख। और अभी मैंने बताया अगर परचेस और क्लोजिंग स्टॉक एक ही साथ ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है, इसका मतलब परचेस से मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। अभी तो मैंने पूरा कंसेप्चुअली समझाया, यस मैम। लेस किया हुआ है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है क्या वो भी मेरा परचेज नहीं है, एक बार सोचो, वो भी तो मेरा परचेज है, लेकिन यहाँ पर मेरा 10 लाख और 3 लाख अलग अलग दिखा है। जस्ट ये वाला कंसेप्ट देखो, यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया कि 3750, और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये मुझे नहीं लिखना है क्योंकि वो मेरा अलग अलग दिखाया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखो ना, एक मिनट, ये वाला मिटा देते हैं, ये देखो यहाँ पर देखो परचेस और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अलग अलग दिखाया हुआ है। मेरा टोटल परचेस कितना है, अगर 100 बुक्स मैंने 50 रुपए में खरीदा है तो 5000 का, ये कितना दिख रहा है 3750, और ये कितना दिख रहा है देखो 1250, टोटल लगाओ कितना होता है,
5,000 है ना, यहाँ 75 पीस बुक्स और यहाँ पर 25 पीस बुक्स, ठीक है, तभी तो 100 पीस बुक हो रहा है, 100 पीस बुक्स तभी तो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में मुझे अलग अलग दिया हुआ है, मतलब ये परचेस से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके दिया हुआ है, मतलब परचेस को एडजस्ट करके दिया हुआ है। तो लेकिन मेरा टोटल परचेस कितने का है, 5,000 का है। तो वही वाला चीज दिमाग में रख के तुम लोग मुझे बताओ कि मेरा टोटल परचेस, इसका मतलब क्या है, ये जो परचेस है ना ये एडजस्टेड 13 है, लाख। 13 लाख। मेरा टोटल परचेस कितना का हो गया, 13 लाख का हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो क्रेडिटर का एंट्री लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, बाई परचेस कितना लिखेंगे बोलो, 13 लाख। 13 लाख। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेस था। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे रहता तो फिर जितना रहता परचेस उतना ही लिखना पड़ता। सपोज ये क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता तो हम लोग परचेस 10 लाख ही लिखते, ठीक है। तो कैसे 10 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि ये एडजस्टेड परचेस होता है, क्योंकि इससे मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस किया हुआ है। लेकिन मेरा परचेस में तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा ना, मैंने परचेस तो सभी किया था, जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये पूरे अकाउंट का मतलब देखो, मैंने पिछले साल 3 लाख का उधारी रखा था जिनसे सामान खरीदते हैं, और इस साल उनसे 13 लाख का सामान खरीदा, तो टोटल कितने का सामान खरीदा, 16 लाख। 16 लाख। 16 लाख का, ठीक है। और उसके बाद हमें दिख रहा है कि उनको हमें पेमेंट और कितना करना पड़ेगा, 4 लाख। 16 लाख का टोटल सामान खरीदा, लेकिन मेरा लास्ट में मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे सिर्फ मेरे क्रेडिटर को 4 लाख ही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे क्लोजिंग बैलेंस मुझे क्रेडिटर का 4 लाख ही दिखा रहा है। तो बाकी 12 लाख कहाँ गया, बाकी 12 लाख क्या हो गया, ये कैश सोचो। पेमेंट कर दिए। इसका मतलब पेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए कम दिख रहा है, पूरा नहीं पेमेंट किया, पूरा करने से ये जीरो दिखता। तो मैंने 12 लाख इसका मतलब पेमेंट कर दिया, तो इधर हम लिख देते हैं 12 लाख। अब बोलो क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री क्या होगा, बोलो क्रेडिटर को जब पैसा पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होता है, कैश चला जाएगा तो क्या क्रेडिटर होगा, अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश। तो यहाँ पर टू बैंक या कैश लिख दो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इधर बैलेंस हो जाएगा, ये टू हो गया, ये कैश हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हो गया। हमें पूछा क्या था, देखो हमें पूछा था यहाँ पर कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो अभी तक मैंने नहीं किया, एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना आ गया, इसका मतलब सेकेंड आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, 12 लाख। 12 लाख। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 12 लाख। और ये फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो स्टॉक हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट बताना है, ठीक है, उसका कॉस्ट। जैसे इस एग्जांपल में बता सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 75 पीस बुक्स बिका है 4,500 में, लेकिन ये तो सेल प्राइस है, मुझे बता सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3750। 3750, ये तो जो हाँ 3750 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 3750, क्योंकि 75 पीस बुक्स हम लोगों ने 50 रुपए करके खरीदा था, तो 50 रुपए करके कितना होता है 3750, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 75 पीस बुक्स बिक गया, ये गुड्स सोल्ड है, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है 3750, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 4500, इस पे प्रॉफिट जुड़ के ये 4500 हुआ था, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लिख के समझाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब मेरे पास पहले से कुछ बुक्स था, मान लो मेरे पास पहले से बुक्स था, यहाँ पर जो मैंने दिखा है इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। परचेस किया कितने का, ये वाला 5,000 का, ठीक है, 5,000 पीस बुक्स मैंने खरीदा, और डायरेक्ट एक्सपेंस सपोज कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है, वेजेस वगैरह हो सकता है, फिलहाल हम इसको एक बार ब्लैंक रखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो मेरा बुक्स बच गया वो कितना है 1250, जो मेरा बुक्स बच गया है वो है 1250, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक एक बार ले लेते हैं, सपोज मेरे पास 10 पीसेस बुक्स था 50 रुपए करके, यहाँ पर तो मैंने 10 पीसेस ही दिखाया, नहीं 100 पीसेस दिखाया, तो 10 पीसेस था 50 रुपए करके, तो कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। चलो यहाँ पर ये देखो 5,000 से 1250 माइनस करो, सपोज ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो 5,000 से 1250 माइनस करो 3750। 3750, यही वाला तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3750, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिया है उसका कॉस्ट। तो हम लोग बेच किसे सकते हैं, जो मेरे पास एज ए ओपनिंग स्टॉक है, जो मैंने खरीदा, और खरीदते हुए जो मेरा और खर्चा हुआ, मतलब इतना स्टॉक है अवेलेबल फॉर सेल इतने रुपए का, ठीक है, और उसमें से जो नहीं बिका वो
वो माइनस कर देते तो ये पता चल जाएगा कितना बिका। अब इस क्वेश्चन में हमें सीओजीएस निकालना है, तो यहाँ पर बोलो सबसे पहले परचेस कितना लिखें, बताओ परचेस कितना लिखें। ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है बोलो? 2 ओपनिंग लाख। 2 लाख, तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। परचेज बोलो, परचेज कितना लिखें? क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्टेड किया हुआ है, ये सोच के बताओ। 10 यहाँ पर लाख। 10 लाख, परचेज कितना लिखेंगे? 10 लाख, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो अलग जगह है, ठीक है। क्लोजिंग, इससे क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये 10 लाख से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ माइनस है। माइनस है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस करके लिखना है हमें, सपोज अगर तुम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हो दैट इज 3 लाख, अगर ये लिख देते हो तो यहाँ पर परचेस कितना दिखाना पड़ेगा फिर बोलो? यहाँ पर फिर परचेस कितना दिखाना 13 पड़ेगा? लाख। 13 लाख। अगर यहाँ पर वैसे लिखते हो तो यहाँ 13 लाख दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज तुम लोग अगर ये पॉइंट याद रखते हो कि जब हम ऐसे ट्रायल बैलेंस से परचेस को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कुछ है? देखो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, रॉयल्टी, इसके अलावा क्या होता है, वेजेस, ये सब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये भी कुछ नहीं होगा, ये सब नील नील रहेगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? सीओजीएस कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 12 लाख, मतलब 12 लाख का गुड्स जो है वो बिका था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसको ट्रेडिंग फॉर्मेट में अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो इस चीज को। ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट अगर इसका बनाओगे तो कैसे लिखोगे? ये इस तरह से लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ठीक है। टू परचेज, क्योंकि एडजस्टेड परचेज है तो 10 लाख लिखेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखने का किसी भी तरह का जरूरत नहीं है। सेल 12 लाख, ये देखो बाई सेल्स 12 लाख, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ये लिख दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। अच्छा, सेल्स लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, वो तो एडजस्ट किया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस, इनकम, और तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि एक एसेट है, एक लाइबिलिटी है। एसेट लाइबिलिटी कभी भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, परचेज सेल मैंने ये लिख लिया। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, अदर एक्सपेंस इनकम सब पीएल में जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड हमारा क्या हो गया? ये देखो दोनों साइड जो है वो टैली हो जाएगा। 12 लाख। 12 लाख, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, ठीक है। जितने का खरीदा था उतने का ही क्या हो गया है, उतने में ही बिका है, ठीक है। उतने में ही बिका है जितना, मतलब 12 लाख का बिका है, ठीक है। और 12 लाख का जो प्रोडक्ट था उसमें 12 लाख का सेल हो चुका है, बाकी कुछ क्लोजिंग स्टॉक में है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेस किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये 12 लाख का हम लोगों ने गुड्स बेचा है, ठीक है। 12 लाख का कॉस्ट वाला गुड्स बेचा है, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर ये देखो क्रेडिटर वाला मैंने जो समझाया तुम लोग को, कैसे क्रेडिटर जो है वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, सीओजीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जस्ट ये वाला क्वेश्चन हम करवा देते हैं, इलास्ट्रेशन 2। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हम यहीं पर दिखा देते हैं, देखो कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये 2 साइड जाएगा, ठीक है। जितना भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड जाएगा, जितना भी इनकम गेन्स है वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो 2 ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। 2 परचेज, परचेज कितना हो जाएगा? 6,72,000। कैरेज इनवर्ट क्या ट्रेडिंग में आएगा? बताओ, कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में आएगा? यस मैम। तो यहाँ पर लिखेंगे जितना भी इनवर्ट है वो ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज इनवर्ट कितना? 30,000, ठीक है। वेजेस, क्या वेजेस आएगा यहाँ पर? बोलो, मैंने तुम लोग को नोट करवाया। यस मैम। वेजेस आएगा, ठीक है। वेजेस कितना है? 50,000, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स, सेल्स बाई साइड आएगा, बाई सेल्स कितना हो जाएगा? 11 लाख, जितना दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ट, बोलो अब ये रिटर्न इनवर्ट जो है सेल रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है? मेरे पास वापस आ रहा है, मतलब मेरे कस्टमर मुझे दे रहा है, तो सेल्स रिटर्न। तो मेरा सेल्स जो दिख रहा है वो कम करना पड़ेगा। मैंने लिखा था 11 लाख का सेल, लेकिन उसके बाद रिटर्न भी किया किसी ने, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, या सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हो। कितना?
1 लाख का, तो कितना सेल हुआ एक्चुअली? 10 लाख। 10 लाख। अच्छा, उसके बाद ये रिटर्न देखो, रिटर्न आउटवर्ड, तो ये रिटर्न आउटवर्ड इधर हो जाएगा, कितना है 72,000, तो इसका नेट कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, ये 6 6 लाख, लाख। 6 लाख हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बोलो लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है, बैलेंस शीट अच्छा में। सॉरी, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, सॉरी, ये ट्रायल बैलेंस कहाँ है, हम तो गलती से बोल दिए, तुम लोग बताओ, ये ट्रायल बैलेंस होगा तो इसका डेबिट क्रेडिट होगा ना? रुको दिखाते हैं, ये ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना है, कैसे दिखाए? अब ये लिखा जो है वो मिटाना पड़ेगा मुझे, तभी दिखा सकेंगे, अभी नीचे दिखा देंगे इसका आंसर। ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस होगा तभी ना वो कंसेप्ट फॉलो करेंगे। ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, कैसे पता चला? ये तो जस्ट सिंपल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस कैसे होता है? ट्रायल बैलेंस तो कुछ देखने में इस तरह का होगा ना, ये होगा, या तो टी शेप में होगा या तो ऐसे शेप में होगा, नॉर्मली ये ऐसे शेप ही बनाया जाता है आजकल, टी शेप तो होता नहीं है। तो फिर ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, देख लो अच्छे तरीके से, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये कुछ डेटा है और उसका अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रायल बैलेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस में दो ऐसे रहेगा, दो जगह और डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा, तभी वो ट्रायल बैलेंस, उसका टोटल रहेगा, दोनों साइड का टोटल सेम होगा तभी ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो? वो तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के लिए लागू होता है, वो वाला बात लिखेंगे। लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में लिखा हुआ है, देखो क्लोजिंग स्टॉक मैंने जो भी दिखाया, देखो 1 लाख, 6 लाख, 30,000, 50,000, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,20,000, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके साथ देखो यहाँ पर बोला था एक एंट्री का बात भी बोला है, नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री कुछ नहीं है। और ये देखो बोला है जर्नल प्रॉपर में करो, अगर तुम लोग सब्सिडियरी बुक्स याद करते हो तो ऐसा एंट्री जो कहीं नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आता है। तो एंट्री क्या होगा, इसको रीड करने आने से एंट्री हो जाएगा, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग टू वेजेस, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर से रीड करोगे तो सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। और रिटर्न का एंट्री कैसे होगा, रिटर्न का एंट्री कैसे होगा बताओ? रिटर्न का एंट्री कैसे रीड करोगे? रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, क्या होता है परचेज रिटर्न, क्या होता ट्रेडिंग है? अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। ये 2 में नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान, ये वाला पॉइंट गलत होगा, इसीलिए मैंने तुम लोगों से एक बार पूछा, ये लेस इधर दिया हुआ है, अगर ये 2 ही होता, अगर ये ट्रेडिंग 2 होता तो क्या ये 2 नहीं लिखा हुआ होता? सोचो एक बार। मैम अब रिटर्न इनवर्ड, टू रिटर्न इनवर्ड। ओ रिटर्न इनवर्ड बोल रहे हो, अच्छा हाँ तब ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बोल रहे हो तब ठीक है। हाँ लेकिन एक बार हम समझा देते हैं कैसे तुम लोग रीड करोगे। ये रिटर्न इनवर्ड को तुम लोग टू रिटर्न आउटवर्ड बोल नहीं सकते हो, अगर ये 2 होता तो डायरेक्टली 2 ही लिखा हुआ रहता, मतलब ये रिवर्स है, ठीक है। और ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है ये 2 होगा, ठीक है। ये देखो ये बाई साइड में दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग कैसे मतलब रीड करेंगे, देखो जैसे सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू सेल्स, ठीक है, सेल्स रिटर्न टू सेल्स होता है। और मेरा ये जो सेल्स रिटर्न है ये कहाँ क्लोज हो रहा है, ये ट्रेडिंग में क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मेरा जो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, फिर उसका एंट्री हमारा हो जाएगा ऐसे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, बताओ क्या होगा फिर रिटर्न इनवर्ट का, यही वाला एंट्री होगा पहले, मैम पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। हाँ ये देखो कैसा कैसा एंट्री होगा, ये देखो पहले यहाँ पर देख लो, पहले ये परचेज का जो रिटर्न वाला एंट्री होता है वो होगा, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। परचेज मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मली परचेज डेबिट होता है तो परचेज क्या हो जाएगा क्रेडिट, नॉर्मल जो रिटर्न का एंट्री होता है। और सेल्स में भी नॉर्मल रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स टू सेल्स रिटर्न, ठीक है, मैंने वहां पर शायद गलत लिखा था, सेल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल एंट्री है, पता ही है तुम लोग को, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके अलावा ये देखो बाई सेल्स था, ये देखो सेल्स टू ट्रेडिंग, ये देखो सेल्स टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये देखो वेजेस कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ये सब आ गया। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, अब जो जीपी आया ट्रेडिंग टू जीपी, अब ये जो लिखा हुआ है ना जीपी टू पीएल, ये क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर वहां से खर्चा पे करने के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके बाद पीएल आएगा जो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये वाला फिर से एक बार बता देते हैं, इसमें ट्रेडिंग रिलेटेड एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, यहाँ पर तुम लोग को ये एंट्री करना पड़ेगा, जैसे रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न
सेल्स टू सेल्स रिटर्न, बार बार गलत लिखते रहे, सॉरी, सेल्स टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स मेरा क्रेडिट होता है, सेल्स कम हो गया तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये जो एंट्री है इसको कौन सा एंट्री बोला जाता है, क्लोजिंग एंट्री। क्यों बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं ट्रेडिंग में ये सारे खर्चे को, ठीक है, ऐसे क्लोजिंग एंट्री बोला जाता है। ये देखो क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि हम लोगों ने परचेस किया था तब एंट्री किया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, या फिर टू कैश किया था। अब वो खर्चा हम लोग कहाँ क्लोज कर रहे हैं, ट्रेडिंग, ये सब क्लोज हो रहा है ना, ईयर एंड हो रहा है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना चाह रहा है, तो एक क्लोजिंग टाइम आ रहा है, तो इसीलिए ये सब एंट्री है क्लोजिंग एंट्री, कि मेरा सारा खर्चा या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में क्लोज होगा और एसेट का जो डिटेल्स है वो बैलेंस शीट में क्लोज होगा, इसीलिए ये सब क्लोजिंग एंट्री कहलाता है। तो ये देखो ये सब क्लोजिंग एंट्री है, तो ये अगर याद हो जाता है तो क्लोजिंग एंट्री बड़ा बात नहीं है। वैसे क्लोजिंग एंट्री नहीं पूछता है, बहुत ही कम, हमें मेनली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही बनाना होगा। तो देखो ट्रेडिंग तक हम लोगों ने कर लिया, एक बार तुम लोग इसको देखना, नेक्स्ट दिन हम लोग पीएल और बैलेंस शीट कंप्लीट करके फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स का मेन चैप्टर में जा सकेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।